सबसे पहले फ्लूइड के कुछ लेक्चर क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ तो मैंने क्वेश्चन पीडीएफ में अटैच कर रखा था, वो पहले कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर थर्मल प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपके पास एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है और उसको वर्टिकली हमने एक लिक्विड में सबमर्ज किया है और लिक्विड एक सर्टेन एंगल तक राइज कर गई है, सर्टेन हाइट तक राइज कर गई, जिसको उन्होंने एच दिखा रखा है। और ऊपर का सरफेस में एग्जैक्टली हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस बन रही है जिसकी रेडियस आर दे रखी है। नाउ दे वांट टू गिव अस द आंसर इन टर्म्स ऑफ दिस रेडियस आल्सो, कि हाइट कितनी राइज करेगी। आपको वो ऊपर का जो हेमिस्फेरिकल बल्ज है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इससे पहले तक हम क्या करते थे, जब भी हमको हाइट निकालना होता था ये है, तो ये हाइट को हम जैसे एक मिनट जैसे मार्कर इज नॉट। इससे पहले जब हमको ये हाइट निकालना होता था, तो ये हाइट हम यहाँ से बोले या यहाँ से बोले, ये बात क्या होता था, एक ही हम मान लेते थे। वी कंसिडर कि ये दोनों हाइट क्या है, सिमिलर ही है। बट अभी उन्होंने क्लियरली ये कह रखा है कि आपको यहाँ पे ये हाइट को सिर्फ यहाँ से ही मार्क करनी है, जहाँ पे आपका हेमिस्फेरिकल सरफेस का जो बेस है वहां से मार्क करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो राइजन लिक्विड कॉलम है, जस्ट उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक बार, ठीक है। जो राइजन लिक्विड कॉलम है, अगर उसको ड्रॉ करें एक बार, तो ऊपर में ये उसका सर्कुलर बेस है। यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल सरफेस दिखेगा और इसके नीचे में आपको ये लिक्विड दिखेगा। या तो बेसिकली लिक्विड जो है आपका वो यहाँ पे फिल्ड है। लिक्विड इज ओवर हियर। हेमिस्फेरिकल ऊपर में जो हेमिस्फेरिकल सरफेस दिख रही है वो बेसिकली आपकी एयर है। दिस इज लिक्विड। अब इस राइजन लिक्विड कॉलम के लिए बस आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा और कुछ करना नहीं है आपको। तो इस राइजन लिक्विड कॉलम के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, आपको फोर्सेस क्या क्या दिखेंगे। ऊपर से एक पुलिंग फोर्स दिखेगा, कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, तो सारे पुलिंग फोर्सेस सरफेस टेंशन के ऊपर की तरफ ही है। और ये सरफेस टेंशन का पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, एस इंटू 2 पाई आर, करेक्ट है, राइट। इसका खुद का एक वेट होगा, वो कितना होगा, एम जी लिख लेते हैं। एम की वैल्यू ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे प्रेशर कितनी है आपकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये तो सेम लेवल पे है। आई होप आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे पी नॉट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा, पी नॉट ही रहेगा, राइट, है ना, सेम लेवल पे। तो यहाँ पे जब फोर्स दिखाओगे तो क्या लिखोगे, पी नॉट इंटू एरिया लिख लेंगे। और ऑब्वियस है कि ऊपर से भी एक प्रेशर का फोर्स आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो भी कितना होगा, पी नॉट इंटू एरिया, जो कि आपका पाई आर स्क्वायर है। तो अभी फोर्स बैलेंसिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर से अगर आप नोटिस करोगे तो ये पी नॉट एरिया और ये पी नॉट एरिया तो आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो बचेगा क्या आपके पास, एस इंटू 2 पाई आर, जो ऊपर का पुलिंग फोर्स है। यही आपकी वेट को बैलेंस कर रही है। अब बस वेट के लिए सही से इक्वेशन लिख लें। उन्होंने जो हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिखा रखा है एच है। ऑब्वियसली आपको ये समझ आना चाहिए कि इसके ऊपर में ये हाइट कितनी है आपकी, रेडियस आर की इक्वल होगी, राइट, क्योंकि हेमिस्फीयर है वहाँ पे पूरा का पूरा 0 डिग्री का कॉन्टैक्ट एंगल है। तो मैं अगर यहाँ से सिचुएशन को दिखाऊं, इस डायग्राम में भी मार्किंग कर देते हैं एक बार। तो दिस हाइट ओवर हियर इज आर, दिस हाइट ओवर हियर इज एच, जो हमको निकालनी है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते थे, ये mg को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम नीचे से लेके ऊपर तक, वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच। ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और इससे हमें क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि कितनी है, 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब है, राइट। आई होप सबको क्लियर है, राइट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल सिलेंडर से हमने ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली मुझे ये टोटल मास मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, दैट इज व्हाट वी डिड। और इसके साथ बस जी को मल्टीप्लाई कर लेना है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेंसिटी इंटू पाई, इसको बाहर निकाल लेते हैं। आर स्क्वेयर को भी बाहर निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वेयर, यस, पाई आर स्क्वेयर बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे बचेगा आपके पास आर प्लस एच माइनस ऑफ 2/3 आर बचेगी, इंटू जी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास बच रही है रो इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू जी इंटू r/3 प्लस, सॉरी, r/3 प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ से देखोगे आप तो आप क्लियरली एच की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो देखो फाइनली एच की वैल्यू हो जाएगी, ये पाई, ये पाई कट जाएगा, एक आर भी कट जाएगा, तो एच की वैल्यू हो गई 2s डिवाइडेड बाई रो जी आर माइनस ऑफ r/3। सो दैट इज द करेक्ट रिजल्ट।
इसमें हमने ये प्रूफ करना था क्या? हाँ, ये हमको प्रूव करना था, अच्छा। ये प्रूव करना था हमें। ठीक है। इसमें जनरली ये r/3 वाला टर्म हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं जनरली, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हाइट जो है इस रेडियस ऑफ ट्यूब के कंपैरिजन में क्या है, काफी छोटी है, इस वजह से। हाँ, हाइट बड़ा है तो ये रेडियस काफी छोटा होगा, तो ये हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ओह मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ। हाइट हाइट बड़ा है, रेडियस बहुत छोटा है, इस वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं जनरली, यही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two vertical parallel plates are partially submerged in water. The distance between the plates is d and their width is l. Find the height to which water rises between the plates. अच्छा, पहले ये पार्टी करते हैं। सो सिचुएशन ऐसा है आपके पास कि दो वर्टिकल ग्लास प्लेट्स हैं आपके पास, एक वर्टिकल प्लेट और इसके पैरेलल में एक और वर्टिकल प्लेट है, और इसके बीच में हमारा लिक्विड राइज कर रहा है। तो ये बाहर का लिक्विड है, ये बाहर का लिक्विड है, ये बाहर का लिक्विड है, और इसके ऊपर में आपका लिक्विड जो है कुछ ऐसा राइज कर जाएगा, ऐसा। उन्होंने आपको यही राइट निकालने के लिए बोला है, ये कितना राइज किया ये आपको फाइंड करना है। तो ये हाइट आपको फाइंड करनी है, दिस हाइट इज टू बी फाउंड आउट। पहला पार्ट काफी आसानी है, ये आराम से निकाल सकते हैं। अगर इस थ्री डायमेंशनल व्यू को नहीं देखे, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रंट व्यू को देखें, फ्रंट व्यू मतलब अगर सामने से आप देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? इसी के फ्रंट व्यू को शो कर रहा हूँ मैं आपको, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में आपके पास ये ग्लास प्लेट है, ये दूसरा ग्लास प्लेट है, और यहाँ पे आपको ये लिक्विड का सरफेस ऐसा कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे आपके पास लिक्विड इधर राइज कर चुकी है। ओके। इसमें वाटर दे रखा है, और वाटर के लिए कॉन्टैक्ट एंगल हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, अगर नहीं दिया हुआ तो 0 डिग्री मान लेंगे। तो यहाँ पे भी हम यही मान लेंगे कि कॉन्टैक्ट एंगल आपकी 0 डिग्री है, ठीक है। इसलिए ये सरफेस ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑलमोस्ट वर्टिकली दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट बना रही है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो सरफेस है वो कैसा है, सिलिंड्रिकल है ना। सरफेस अगर सिलिंड्रिकल होगी तो फिर प्रेशर डिफरेंस कितने का होता है, S/R का, राइट राइट। तो अगर मैं यहाँ का प्रेशर लिखता हूँ P0 है, तो यहाँ का प्रेशर कितनी लिखेंगे हम, कितनी, P0 माइनस S/R, राइट, क्योंकि कनकेव साइड में ज़्यादा होता है, तो आएंगे इधर माइनस हो जाएगा। फिर हाइट h अगर नीचे चलेगा तो कितना हो जाएगा, P0 माइनस S/R एंड प्लस ρgh। और आपको पता है कि इस लेवल पे प्रेशर कितना होगा, P0 ही रहेगा, राइट। तो बाई कंडीशन क्या होना चाहिए, P0 माइनस S/R प्लस ρgh, दैट शुड बी इक्वल टू P0। ये P0 कट गया, और यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल गई, h इज कमिंग आउट टू बी S/ρg × R आ जाएगा। और R की वैल्यू कितनी लेंगे, उसने देखो उसने क्या कह रखा है, सर D/2 होगा। D/2 हो जाएगा, क्योंकि प्लेट सेपरेटेड है आपका, d डिस्टेंस है। ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है, प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी d है, दिस डिस्टेंस इज ओवर हियर d। तो d की वैल्यू को हम 2R लिख सकते हैं, तो R की वैल्यू हमारी D/2 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जगह 2S डिवाइडेड बाई ρg × d, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इसका नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है। सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है बट एग्जैक्टली इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। द फोर्स विथ विच द प्लेट्स अपीयर टू अट्रैक्ट ईच अदर।
आपको याद है एक चीज हमने ये क्वेश्चन किया था कि एक ग्लास प्लेट है, दूसरा ग्लास प्लेट है, और इनके बीच में याद है एक लिक्विड हमने डाल दिया, तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसा पेयर होता है कि अट्रैक्ट करके रख रहे हैं, और उसके अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ता है, पुलिंग फोर्स लगाना पड़ता है। तो सिमिलर सा क्वेश्चन ही है। आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे कनकेविटी ऐसी है जहाँ पे बाहर कनकेव बन रहा है, तो बाहर से कम प्रेशर क्या है अंदर में, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा है तो दोनों को क्या दबा कर देता है, और उसके अगेंस्ट ही हमको क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है। तो सिमिलर सा कुछ यहाँ पे भी है, सिमिलर सा, सिमिलर है सेम नहीं है। डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है कि जब हम इस प्लेट को हॉरिजॉन्टल रख रहे थे तो हॉरिजॉन्टली तो प्रेशर वेरिएशन नहीं आ रही थी, राइट, लिक्विड के अंदर। बट यहाँ पे जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो लिक्विड के अंदर का प्रेशर क्या है, वेरिएबल है, राइट। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट होगा। बट इन एनी केस अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ यहाँ का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक है, और इसके अंदर का प्रेशर क्या है, आपका लेस देन एटमॉस्फेरिक है, राइट, लेस देन एटमॉस्फेरिक है। तो ऑब्वियसली यहां से यहां आप ऊपर से नीचे जहां भी आएंगे, जहां पे भी आएंगे, हर जगह पे आपको प्रेशर क्या मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम ही मिलेगा, राइट। एवरीवेयर द प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ के हर एक पॉइंट पे जब लिक्विड का प्रेशर का फोर्स आप कैलकुलेट करोगे और बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर का फोर्स कैलकुलेट करोगे, तो बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर का फोर्स क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू लिक्विड के अंदर का प्रेशर का फोर्स। इसका मतलब फिर से ऐसा अपियर होगा कि दोनों प्लेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअली प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर के लिक्विड के प्रेशर से क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्या पुष्ट है, राइट। अब हम किसी भी एक प्लेट के लिए अगर अगर हम इनको उनको पुल करके सेपरेट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बाहर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है उसको ओवरकम करने का सोचना पड़ेगा मुझे। तो अभी क्या करेंगे आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर मैं एक लिक्विड के सर्फ मैंने एक प्लेट के सरफेस के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ, जैसे मान लो हमारा ये प्लेट का सरफेस है, ये प्लेट का सरफेस है, और लिक्विड मान लो आपकी यहाँ तक राइज की थी, यहाँ तक राइज की थी, जैसे से वो यहाँ तक राइज किया था, यहाँ तक मान लो आपका लिक्विड था, ठीक है, यहाँ तक लिक्विड थी। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे लिक्विड के प्रेशर का फोर्स अगर कैलकुलेट करता यहाँ पे, तो फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वर्टिकल सर्फेस पे जब वेरिएबल प्रेशर होती है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर एट सेंट्रॉइड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, राइट। तो वही करते हैं। तो ये वाली जो रीजन दिख रही है मुझे, ये वाली जो रीजन दिख रही है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, ये वाली रीजन, ठीक है, ये वाली रीजन का मैं कंसिडरेशन ले रहा हूँ। तो इसके डायमेंशन को यहाँ पे, ये लेंथ को एल चूज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में भी शायद दिया हुआ है, हाँ विड्थ इज एल, ठीक है, तो ये विड्थ एल दिया हुआ है, और ये हाइट तो हमने निकाली ली है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, एच बाई टू पे, राइट, दिस इज एच बाई टू, करेक्ट है। तो ये सोचो कि अगर यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे भी आपको पता है प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ से एच बाई टू जब आप ऊपर चले जाओगे तब प्रेशर कितना मिलेगा, पी नॉट माइनस रो जी एच बाई टू, पीनट्स माइनस रोजी। राइट। यहाँ का प्रेशर कितना है, दिस इज द एवरेज प्रेशर, राइट, ठीक है। तो यहाँ का एवरेज प्रेशर जो आपको मिल रहा है, इसके साथ अगर मैंने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया पी नॉट माइनस ऑफ रो जी इंटू एच बाई टू, और इसके साथ हमारा एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर से लिक्विड का प्रेशर का फोर्स मिल गया। और बाहर से जो फोर्स हमको मिल रही है एटमॉस्फेयर की, ये ध्यान रखना हमने एवरेज प्रेशर से क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि वेरिएबल प्रेशर है। और बाहर से जो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, राइट। क्लियरली दिख रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स क्या ज्यादा है, तो उसके अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, पुलिंग फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, राइट। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी पी नॉट ए माइनस ऑफ एवरेज प्रेशर इंटू एरिया। आई बात समझ में आपको, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू कितनी है कि पी नॉट एरिया तो कट ही जा रहा है, रो जी एच बाई टू इंटू एरिया है, और एच तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हो जाएगा रो जी बाई टू, एंड एच एच कितनी है, टू एस डिवाइडेड बाई रो जी इंटू डी, एंड इसके साथ एरिया मल्टीप्लाई होगा जो कि कितने का है, एल एच, है ना। तो यहाँ से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, टू एस कैंसिल आउट, सॉरी रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास आ रही है एस बाई डी मल्टीप्लाइड विथ एल एच, और एल एच खुद कितना है, एच कितना है, टू एस डिवाइडेड बाई रो जी डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू आ गया टू एस स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई रो जी मल्टीप्लाइड विथ डी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो तो आप ये ट्राई कर पा रहे हो क्या, इसको ट्राई करोगे, क्योंकि मुझे लगता है इसके बिना, ये कंसेप्ट के बिना तो नहीं कर पाते शायद।
जो राइजन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ आपको क्या करना है, यहाँ पे जो राइजन लिक्विड कॉलम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपका जो राइजन लिक्विड कॉलम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार ड्रॉ करो। और उसके बाद फिर सारे डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करो, वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्सेस बैलेंस करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्सेस बैलेंस करो। अपने आप ही आंसर आ जाएगा, जो भी पूछा उसमें अपने आप आ जाएगा। इसमें आपको बस एक डेटा चाहिए होगा जो शायद मैंने मिस कर दिया है, विड्थ ऑफ प्लेट। इसमें क्या है, इसमें ग्लास का जो प्लेट है उसका विड्थ मैंने आपको नहीं दिया, ये वाला जो अंदर की तरफ जो डायमेंशन है उसका विड्थ नहीं दिया है, तो ये डायमेंशन को आप एल मान लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विड्थ ऑफ प्लेट इज एल। अभी आप खुद से ट्राई करिए, देखिए तो क्या आ रहा है। तब तक मैं भी डायग्राम बना लेता हूँ, आप खुद से अपनी तरफ से बनाओ। ठीक है, मेरा नोट्स मत देखो, खुद से सोच के बनाओ। ठीक है, चलो अभी चेक करो सभी को। ये बेसिकली आपको थ्री डायमेंशनल व्यू में दिखा रखा है, जो भी सिचुएशन को हमें इमेजिन करनी है। अब इसी का अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर ड्रॉ करूँ, मतलब सामने से अगर फ्रंट व्यू ड्रॉ करें इसका, इसी का जस्ट फ्रंट व्यू इमेजिन करते हैं। फ्रंट व्यू में बेसिकली आपको क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में बेसिकली तो यही दिखेगा सिचुएशन, है ना। ये तो फ्रंट व्यू ड्रॉन है, राइट, है ना। ये वाला पार्ट क्या है, फ्रंट व्यू का ही तो डायग्राम है। तो इस केस में आपको एग्जैक्टली ऐसा ही एक डायग्राम इमेजिन करना है। ये वाली पोर्शन आपकी राइट है, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम बस ड्रॉ करना है। अगर आप नोटिस करोगे तो कॉन्टैक्ट एंगल तो 0 डिग्री है ही, आपको पता है। तो यहाँ से जो सर्फेस टेंशन की पुलिंग फोर्स आएगी, जो आप यहाँ पे दिखाओगे, सोचो यहाँ पे जो सर्फेस टेंशन का पुलिंग फोर्स आना है, जैसे से यहाँ से, वो सर्फेस टेंशन की पुलिंग फोर्स बिल्कुल वर्टिकली है, राइट। ये कितने हुआ, एस एल का, एस एल। करेक्ट है। तो वही चीज मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये एस एल आएगा, करेक्ट है। सेम तरीके से जब मैं इसको यहाँ से काट के अलग करूंगा तो यहाँ पे भी पुलिंग फोर्स कितनी आएगी, एस एल, राइट। ये भी एस एल का आएगा, तो उसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो एस एल, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो फोर्स आ रहे हैं, यहाँ से सोचो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फोर्स आ रहा है, वो तो स्लांटेड सरफेस पे है या नहीं है, बट वो तो यूनिफॉर्म प्रेशर का फोर्स है। और जब भी किसी स्लांटेड सरफेस पे फोर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक क्या वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया यूज करना पड़ेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट पे वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया यूज करना पड़ेगा। तो ये वाली जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स के हम कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। मैं उनको ही अलग अलग शो कर देता हूँ।
मैं यहाँ से बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, और इसके दो कंपोनेंट हम ब्रेक कर रहे हैं, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एच, और एक है वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी, ठीक है। जब आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर से नीचे तो कांस्टेंट ही है, राइट। तो एवरेज प्रेशर भी लोगे तो पी नॉट ही लेंगे, राइट। तो पी नॉट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, वो वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो कितना है, एल स्क्वायर एल क्या, ये एल है, और ये सॉरी ये हाइट कितना राइज किया था, एच राइज किया था, तो एल एच हो जाएगा। तो पी नॉट के साथ आपको एल एच को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज दी हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, ये वाला एरिया यूज करना पड़ेगा, कौन सा, ये वाली एरिया, राइट। तो इसके लिए ये वाले डिस्टेंस तो अपने को नहीं पता, इसके लिए कुछ एक एल डैश मान लेते हैं, लेट्स टेक दिस लेंथ एज एल डैश। तो ये हमने एल डैश कंसिडर कर लिया, और अब हमने क्या किया, पी नॉट के साथ ये एल एल डैश को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हाँ, एल डैश एच क्यों होगा, ये तो वेट वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेट है, हाँ। और वर्टिकली तो ये डेफिनेटली एच से कम ही राइज करेगा, है ना। मतलब वर्टिकली ये एच किया है, तो हॉरिजॉन्टली ये एच से ज्यादा ही होगा, है ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट तो उसको तो कोई रोक नहीं रहा है। ओके, ये हो गया। अभी और क्या क्या फोर्सेस हैं, तुम ये नोटिस करो, यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक है, राइट। जहाँ पे सोचो ये लेवल पे निकालोगे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक होगा। तो जब तक ये फ्लैट है तब तक तो एटमॉस्फेरिक ही होगा, बट जहाँ ही कर्वेचर स्टार्ट हो गया उसके बाद फिर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक से डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कोई यहाँ पे पूछे, यहाँ पे पूछे, यहाँ पे पूछे, तो ये सब जगह पे प्रेशर क्या है, सब डिफरेंट है, राइट। बट अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस लेवल पे हर जगह पे प्रेशर क्या है, इस लेवल पे पी नॉट ही है, राइट, इस लेवल पे पूरा का पूरा पी नॉट ही है। तो लिक्विड के अंदर से जो प्रेशर का फोर्स आ रहा है वो कितने का आ रहा है, यहाँ से फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड है, राइट। ये फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड का वर्टिकल कंपोनेंट है, एल वी लिख रहे हैं, ये कितना आएगा, ये भी पी नॉट होगा, एंड इसके साथ आपका एल एल डैश मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यहां से जो लिक्विड का प्रेशर का फोर्स आएगा वो कितना आएगा, यहां से लिक्विड का प्रेशर का फोर्स, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसको क्या लिखोगे आप, वेरी गुड। यहाँ पे आपको पता है पी नॉट है, और ये हाइट एच है, तो यहाँ का सेंट्रॉइड का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस रो जी एच बाई टू। वेरी गुड। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज पी नॉट माइनस ऑफ रो जी इंटू एच बाई टू, और उसके साथ एरिया मल्टीप्लाई होगा, एरिया कौन सा होगा, एल एच, राइट। और एक बस अब लास्ट में एक चीज बस बच गया, कौन सा, इसका खुद का वेट। सर पी नॉट माइनस रोजीएच बाई टू कैसे हुआ है, एक बार दिखाएंगे। अरे यही तो, यही यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया यही तो, ओ अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो गलती होगी, वो क्या गलती कर सकते हैं आप, यहाँ पे सोचेंगे प्रेशर क्या है, पी नॉट है, मतलब लिक्विड के जस्ट अंदर, यहाँ पे लिक्विड के जस्ट अंदर में प्रेशर पी नॉट नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर पी नॉट से कम है, क्योंकि सरफेस क्या है, कर्व्ड है, और कर्व्ड सरफेस के अंदर जैसे ही मूव करोगे आपका प्रेशर पी नॉट से घट जाएगा वहाँ पे, राइट। तो वो चीज़ ध्यान रखने की थी, क्योंकि अगर कोई सोचता कि यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है तो वो लिख देता क्या, पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू लिख देता, राइट, और वो गड़बड़ हो जाता है, वो नहीं करना था आपको। एंड एक खुद का वेट है इसका, तो वो खुद के वेट के लिए इसके एम जी दिखा देते हैं, इसका खुद का वेट एम जी है। तो पहले काम करते हैं, हम हॉरिजॉन्टली फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है ना, और क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है, राइट, है ना। ये तीन चीजें आ रही है, राइट के फोर्सेस ये दोनों हैं, और उसको लेफ्ट के फोर्सेस से क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का कंडीशन पहले लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इसका कंडीशन पहले लिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, एस एल प्लस पी नॉट माइनस ऑफ रो जी एच बाई टू इंटू एल एच, दिस शुड बी इक्वल टू पी नॉट इंटू एल एच, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो पी नॉट एल एच कट गया आपस में ही, और यहाँ से एस एल की एक्सप्रेशन मिल गई आपको, दिस इज रो जी एच बाई टू इंटू एल एच, एल भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से देखोगे ध्यान से तो आपको हाइट मिल चुकी है, ये हाइट आ रही है आपके पास कितनी, टू एस डिवाइडेड बाई रो जी, एंड इसका स्क्वायर रूट आ रहा है, दैट्स द आंसर। क्लियर है। I have a doubt. बोलिए। Sir,
এখানে মানে আমি সারফেস টেনশন যখন ধরছি, একটা আমি উপরের ওই হরিজন্টাল সারফেসটাতে আমি সারফেস টেনশন উপরের দিকে ধরছি, আর এটা নিচেরটাতে আমি ভার্টিক্যাল এদিকে ধরছি, মানে যে এসএল আপনি মার্ক করেছেন। हम्म। बट एखाने इफ आई कंसिडर इट टू बी एन एक्वेरियम लाइक अ बॉक्स, तो वो कर्व्ड सरफेस पे भी कुछ सरफेस टेंशन नहीं लगेगा? कौन सा कब सरफेस पे? मतलब जो मतलब ब्लू से आप जो आउटलाइन दिखाए है, तो हाँ, आपने तो वो मतलब स्ट्रेट लाइंस पे तो आपने सरफेस टेंशन मार्क किया, बट जो कर्व्ड सरफेस है वहां पर सरफेस टेंशन नहीं लगेगा? आप इस जगह की बात कर रहे हैं शायद। यस सर, यस सर। सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे शो करेगा आप बताओ। हाँ सर, वहीं पर तो मैं मतलब आई वॉज गेटिंग स्टक ओवर देयर, सो मैं अज्यूम कर ली कि जैसे मेनिस्कस पे होता है कि मतलब कर्व, एक कर्व होता है, मैं यहाँ पर कांटेक्ट एंगल 0 मान ली और एक कर्व दिखा दी जिसके वजह से ऊपर मतलब एक कंपोनेंट आ रहा था सरफेस टेंशन का, और मैं उसका रेडियस मैं एच मान ली, मतलब अज्यूम कर ली कि वहां पर एक क्वार्टर सर्कल बन रहा था, लेकिन आई वाजंट टू श्योर अबाउट इट। नहीं, वो सोच रहे हैं आप ठीक है, बट वो चीज को इग्नोर करना है। क्वेश्चन में क्लियरली डायग्राम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन के डायग्राम से ही पता चल रहा है ना कि वो इग्नोर करने का है, क्योंकि नहीं तो फिर ऑब्वियसली उधर भी आपका ये स्क्वायर बॉक्स, मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे आप यहाँ पे ऐसा, तो आपको यहाँ पे भी बेसिकली इस साइड से अगर कोई देखे तो इधर जैसे इधर राइजन दिख रहा है, इधर से भी उसको राइजन दिखेगा, है ना। मतलब साइड वे से इधर हाँ से भी सर। राइजन दिखेगा। सही सोच रहे हैं आप। हाँ तो सर। उस साइड से इग्नोर करके चल रहे हैं हम, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच ओके। सकते हो ना, आप ऐसे भी सोच सकते हो, देख जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि मैं ये पूरा का मेरा ग्लास ट्यूब हो सकता है इतना बड़ा होता, सोचो मतलब ग्लास का जो एक्वेरियम है वो इतना बड़ा हो सकता था, राइट। ठीक है, इतना बड़ा ग्लास का एक्वेरियम सोचो। बट मैं तो ये कर सकता हूँ ना कि मैं इसके बीच में एक छोटा सा पोर्शन ऑफ लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करूँ, ऐसा तो कर सकता था मैं। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता था। तब मुझे क्या वो साइड के बारे में सोचना पड़ता, नहीं 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 नहीं। करना पड़ता, राइट, है ना। तब काम आसान हो। यस सर। हाँ हाँ, यस यस सर। ठीक है। ठीक है, बट आपने जो सोचा वो अच्छी चीज है। ठीक है, चलो अभी यहाँ से तो एच मिल गया हमें, वी हैव गॉट एच फ्रॉम हियर। अभी नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था? नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? मास ऑफ राइजन लिक्विड कॉलम। अब मास ऑफ राइजन लिक्विड कॉलम कहाँ से आएगा? वर्टिकल इक्विलिब्रियम से आ जाएगा, राइट। अगर हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखें तो ऊपर की तरफ का फोर्स कौन है? एस एल, और है पी नॉट इंटू एल एल डैश, करेक्ट है। ये दोनों ही ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ कौन है? एम जी है, और एक है एफ वी, है ना। एफ वी कितना है? पी नॉट इंटू एल एल डैश। ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? एम की वैल्यू आ गई है एस एल ओवर जी आ जाएगा। एल तो एक गिवन डायमेंशन ही था आपके लिए, तो वहां से आप एस एल बाई जी डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से आपको माइजन मास ऑफ राइजन लिक्विड कॉलम मिल गया। यही आपका मास ऑफ राइजन लिक्विड कॉलम है। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने क्या पूछी थी हमसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एज ऑफ मेनिस्कस वेर इट मीट्स द ग्लास प्लेट्स। अब देखो यहाँ पे जो चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा रहा था, आपको याद है कि जब हमें दो प्लेन में अलग अलग रेडियस मिलते हैं तो हम प्रेशर डिफरेंस जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एस बाई आर वन प्लस एस बाई आर टू लिखते हैं, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हम मास ऑफ राइजन लिक्विड कॉलम को हमने जो ड्रॉ किया था, इसको एक बार फिर से यहाँ से दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिखा देते हैं ना, यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा। देखो, अगर आप इस सरफेस के, ये जो सरफेस है इसको दो प्लेन में इमेजिन करो, एक तो इस डायरेक्शन में है। अच्छा, ऐसा करते हैं, जैसा सही। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मार्क करूं, इससे मुझे यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल सकता है इस प्लेन का, राइट, है ना। राइट, इस तरफ से देखें तो बेसिकली अंदर की तरफ क्या है? एक सिलेंड्रिकल सर्फेस आपको दिखेगा, राइट, है ना। क्या आपको दिख रही है? आप यहाँ पे इमेजिन करो,
यहाँ पे इमेजिन करो कि वही स्फीयर जो मैंने वहां पे, सॉरी, सिलेंडर बना के जो सर्कल बना के दिखा रखा वो यहाँ है, और इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ तक आ सकता है ना। आ रही बात समझ में आपको? राइट, ये यस सिलेंडर का फॉर्म है। तो इसका इस क्रॉस सेक्शन में जो रेडियस है वो तो इस सिलेंडर का ही रेडियस आएगा, राइट। बट व्हाट अबाउट द रेडियस अलोंग दिस डायरेक्शन, ये कितना है? इनफाइनाइट है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कर्व भी नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? तो रेडियस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आएगा? प्रेशर डिफरेंस का कितना डिफरेंस आएगा? S/R का आएगा। आप ये बताओ यहाँ का प्रेशर कितना है? P0 है नहीं है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, बाहर है तो ये। अरे गधा, यहाँ पे बाहर में है। ये तो हर जगह एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। बाहर ही तो है ये बाहर है तो। ये पॉइंट कहाँ है? बाहर ही तो है। लिक्विड कहाँ है यहाँ पे? क्या कर रहा है? अरे लिक्विड तो इधर है, अंदर है। अब कोई भी पॉइंट अगर लिक्विड के अंदर, लिक्विड के बाहर है, उसमें प्रेशर क्या होगा? उस पर भी कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, बाहर पे तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही रहेगा, होगा। अब ये सोचो कि अगर मैं यहाँ पे भी जानता हूँ प्रेशर कितना P0 है, करेक्ट है? यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ पे भी प्रेशर कितना है? P0 है, करेक्ट है? जस्ट यहाँ पे प्रेशर कितना है? ये H है, तो P0 माइनस ρgH है, करेक्ट है? और आपको पता है कि जैसे ही आप सिलिंड्रिकल सरफेस के अक्रॉस मूव करोगे, प्रेशर डिफरेंस कितने का आएगा? S/R का। S/R. तो क्या लिखना चाहिए हमें? P0 माइनस P0 प्लस ρgH, दैट शुड बी इक्वल टू S/R, राइट। ये R ही तो आपको निकालना था ना? निकालना था ही नहीं निकालना था? निकालना था यही। दैट्स इट। हाँ, P0 कट गया। अच्छा अच्छा, ओहो, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? R की वैल्यू आ गई है S डिवाइडेड बाई ρg इंटू एच, दैट्स इट। और आपने H तो निकाल ही रखा है, उसको बस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। S डिवाइड बाई ρg लिख लेंगे, और H हमने जो निकाल रखा था उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। H की वैल्यू थी √2s बाई ρg, दिस वाज √2s बाई ρg, 2s by rho g, and that becomes √of s over rho g, and इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। एक बेसिक सी चीज ध्यान रखो कि हम प्रेशर डिफरेंस कैसे लिखते हैं। जैसे एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एक बेसिक चीज, जैसे देखो, ये सब चीजें थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि आप प्रेशर डिफरेंस कैसे प्लस कैसे माइनस लिखते हो, ठीक है? वो डिसाइड करने का सीखो। आप अगर कोई ये बोले कि सपोजली यहाँ पे मान लो बाहर पे आपका प्रेशर P0 है, ठीक है? बाहर पे प्रेशर P0 ले लिया, मेरे को किसी पे पूछा कि यहाँ पे बताओ प्रेशर कितनी होगी अंदर में। ये बेसिकली आप सोचो कि एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो पतला मोटा होता जा रहा है, ठीक है? ऐसा होता है, जस्ट इमेजिन करो कि ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो बाहर में प्रेशर P0 है, मेरे को अंदर का प्रेशर लिखना है। यहाँ पे भी बाहर में प्रेशर P0 है, और मेरे को अंदर का प्रेशर लिखना है। साथ में आपको क्या दे रखा है? आपको यहाँ का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शन रेडियस भी आपको दे रखा है मैंने, और यहाँ का जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका भी रेडियस आपको दे रखा है। क्या है? अरे उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? मैं जितना बोल रहा हूँ वो देखो ना। RZ फाइव क्या है, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ उसके बारे में। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, अपने आप ही ज्ञान सारा मिलेगा। या आप तो उस स्क्रीन को ही देख लो। बाहर का प्रेशर P0 है, और अब आपको क्या दिख रहा है? कहीं पे स्ट्रीम पतला और कहीं पे मोटा होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या दिखेगा अगर मैं इस सेक्शन को अगर दिखाऊं, इस सेक्शन को दिखाऊं? तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये कुछ ऐसा सिनारियो है, ये इधर से ऐसा बल्ज है ना? और यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऐसा भी दिखेगा, राइट? आपको बात समझ आ रही है? आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन का जो कर्वेचर है दोनों को एनालाइज करो। पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से सोचो, अगर आप इधर से इधर जाते हो, आप हॉरिजॉन्टली सोचो, हॉरिजॉन्टली इसके क्रॉस मूव कर रहे हो, राइट? तो आप कन्वेक्स साइड से कनकेव साइड में एंटर कर रहे हो, तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा।
राइट, कितने से, एस बाई आर से, राइट, क्योंकि एक सरफेस के बारे में सोच रहे हैं हम। अब इधर से भी सोचो, इसके बारे में सोचो, इधर भी क्या है, आप कन्वेक्स साइड में हो, अंदर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगा, कितने से, अगेन एस बाई आर से। और ये रेडियस आपको इसका लेना पड़ेगा, दोनों का रेडियस अलग अलग हो सकता है, राइट। इस सरफेस का रेडियस उसने यहाँ पे क्या कह रखा है, आर जेड कह रखा है, ठीक है, इस सरफेस के रेडियस को उसने आर जेड कह रखा है, ये वाली सरफेस को। तो इसका रेडियस अगर आर जेड है तो क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ जब जाएंगे हम तो प्रेशर क्या, प्रेशर डिफरेंस कितना लिखेंगे, एस बाई आर जेड लिखेंगे, ये सिर्फ इसकी वजह से। और ये जो सरफेस हमने दिखा रखा है, ये मान लो आपकी हो, ये जो सरफेस है इसकी रेडियस मान लो आपकी आर, इस लिख लेते हैं, इसको R1 कर लेते हैं, R1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट था, तो यहाँ पे प्रेशर हमें क्या लिखना चाहिए, इनसाइड पे प्रेशर, यहाँ का प्रेशर क्या लिखना चाहिए हमें, पी नॉट क्या लिखेंगे दोनों के लिए, प्लस एस बाई R1 लिखेंगे एंड प्लस एस बाई आर जेड लिखेंगे। ये समझ आई आपको। बट अब आप इसके बारे में सोचो, इसके बारे में, इसको अगर आप नोटिस करोगे तो ये ऐसा है यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। बट यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तो इसका ऐसा ही होगा कुछ, राइट। ये रेडियस R2 का मान लेते हैं। अब आपको यहाँ का प्रेशर कितना पता है, पी नॉट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ का प्रेशर कितना है, आप ये बताओ यहाँ का प्रेशर कितना है, कितना लगेगा, पी नॉट प्लस एस बाई आर वन माइनस एस बाई आर जेड। नहीं R2 है ना, ये R2 है तो क्या लिखेंगे, एस बाई R2 लिखेंगे एंड माइनस ऑफ एस बाई आर जेड लिखेंगे। क्या आपको समझ आ रहा है कैसे कैलकुलेशन करना है, राइट। तो ये दो अलग अलग प्लेन का रेडियस को का कर्वेचर भी, मतलब वो एक सेंस में होगा जरूरी नहीं है। जैसे इससे पहले आप जितना देखा है आपने, हर जगह पे क्या है, वो ऐड ही होता है, एस बाई R1 प्लस एस बाई R2 में दोनों ऐड ही होता है। बट अगर कर्वेचर उल्टे तरफ का है तो फिर उस केस में आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा, ये पॉसिबिलिटी भी बनता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया जितने लोग ऑनलाइन है, यस। ठीक है। इसको एडिशनली आप ध्यान रख सकते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, बस इसको आप अपने नॉलेज क्लाउड के लिए रख सकते हैं। शायद ही आपको कभी ऐसा क्वेश्चन का जरूरत पड़े, शायद ही कभी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वगैरह जब अपेयर करोगे तो कभी दिख सकता है, अदरवाइज कभी दिखेगा नहीं ऐसे, क्योंकि इसको बहुत विजुअलाइज करना ही बहुत डिफिकल्ट है। जब तक आपको कोई दिखाई नहीं तब तक आपको दिखेगा नहीं, आपको अगर कोई बोलेगा नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे इस चीज़ को। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, a spray gun is shown in the figure where a piston pushes air out of a nozzle. A thin tube of uniform cross section is connected to the nozzle. The other end of the tube is in a small liquid container. ठीक है? As the piston pushes air through the nozzle, the liquid from the container rises into the nozzle and is sprayed out. For the spray gun shown, the radii of the piston and the nozzle are 20 mm and 1 mm respectively. The upper end of the tube container is open to atmosphere. And उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस पूछा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अगर याद हो तो मैंने आपको इसका थ्योरी क्लास में थोड़ा सा बताया था, आपको याद है। और एक्सपेरिमेंट भी दीपायन ने करके दिखाया था हमारे ग्रुप में, आपको अगर याद हो तो उसने एक भेजा था, याद है आपको, एटमाइजर का। एटोमाइजर का, कि यहाँ पे बेसिकली आपने लिक्विड ले रखा है और यहाँ पे आप एक पतला सा स्ट्रॉ डाल देते हो और इस स्ट्रॉ के सामने बस आप मुंह से ही अगर फूंक मार के यहाँ से एयर ब्लो करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, राइट। और डिक्रीज कर जाएगा तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से लिक्विड को क्या करता है, पुश करके अंदर फेंक के बाहर निकालने लगता है, इधर से बाहर निकालने लगता है, ऐसा, राइट, है ना। तो अभी क्या है, इसी पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पिस्टन की हेल्प से, वो जो हम मुंह से ब्लो कर रहे थे, मुंह से ब्लो करने की बजाय हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिस्टन ले रहे हैं और इस पिस्टन से यहाँ पे एयर ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एयर है, खाली है, ये खाली एयर है। और इस एयर को हम क्या करते हैं, यहाँ से पुश करना स्टार्ट करते हैं। एयर को इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऑफ फ्लूइड से कंपेयर करके फिर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो हम मान लेंगे कि ये भी क्या है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऑफ फ्लूइड है। तो अगर यहाँ से, अगर एक बड़ा क्रॉस सेक्शन से एक छोटे क्रॉस सेक्शन में आप एयर को पुश कर रहे हो तो ऑब्वियसली छोटे क्रॉस सेक्शन में एंटर करने के बाद उसकी फ्लो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेडियस का देखो, रेडियस ऑफ डायमेंशन देखो आपका कितना है, 20:1 का है। तो अगर एरिया को कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर लो, 400:1। तो मतलब यहाँ का एरिया के कंपेरिजन में यहाँ का एरिया कितना है, 1/400 टाइम्स है। तो वेलोसिटी भी कितना गुना हो जाएगा, 400 गुना हो जाएगा, राइट। तो 400 गुना ज्यादा तेज यहाँ पे क्या कर रहा होगा, एयर आपका फ्लो कर रहा होगा कंपेयर टू दी पिस्टन।
पिस्टन को हम पुश कर रहे हैं जिस रेट से वो उसने क्वेश्चन में दे रखा है, पिस्टन का पुशिंग रेट इज, देखो यहाँ पे, इफ द पिस्टन इज पुश्ड एट अ स्पीड ऑफ 5 mm पर सेकेंड, मतलब बहुत ही स्लो पुश कर रहे हैं हम यहाँ पे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो एयर बाहर निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ एयर, ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं एरिया कंटिन्यूटी, सॉरी कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके। तो हम अगेन कंटिन्यूटी इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको इनकम्प्रेसिबल एयर फ्लो की तरह सोचेंगे। जैसे लिक्विड का फ्लो हम कंसिडर करते हैं, वैसे ही एयर का फ्लो भी इनकम्प्रेसिबल फ्लो कंपेयर करके ही आपको कंसिडर करना है, ठीक है। कंसिडरिंग इनकम्प्रेसिबल एयर फ्लो, इनकम्प्रेसिबल एयर फ्लो, ये आपको मानना पड़ेगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास कंडीशन क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ पिस्टन इंटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टन शुड बी एरिया ऑफ ट्यूब मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी, अच्छा यार मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है, एयर फ्लो का वेलोसिटी जो आपको निकालना है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ पिस्टन हो गया आपका 400 गुना 20 का स्क्वायर लिख देते हैं सीधे से, 20 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टन विच इज 5, दैट शुड बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर and into velocity of air flow, and therefore this becomes velocity of air flow is 400 गुना 5, ये है मिलीमीटर्स पर सेकेंड में, मिलीमीटर पर सेकेंड, बट आंसर सारा दे रखा मीटर पर सेकेंड में, तो ये 2000 आ रहा है, 2000 मिलीमीटर पर सेकेंड मतलब कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड से ये बेसिकली फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आपको मानना पड़ेगा, वैसा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे एजेस जो है वो ऐसे राउंड करके उसने दिया होगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ऐसे आपको चीज़ें दिखेंगी जो आपको थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी दिखेगा, बट साथ में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन जिसने फ्रेम किया है क्या वो भी उसी तरह से सोच रहा है, अगर सोचेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो फैक्टर देगा जो जिसको आपको कंसिडर करना हो, बट वैसा नहीं दिया इसका तो आपको नहीं मानना है वो चीज़ को, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ये अच्छा पार्ट है। If the density of air is rho A and that of the liquid is rho L, then for a given piston speed, the rate को उसने ऑलरेडी क्लियरली डिफाइन कर रखा है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब किस वॉल्यूम रेट फ्लो रेट से आपकी लिक्विड स्प्रे आउट हो रही है आपको वो फाइंड करनी है, ठीक है। देन फॉर अ गिवन पिस्टन रेट, ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब पिस्टन की स्पीड आप कांस्टेंट लेंगे और उसके बाद फिर आपको कैलकुलेशन में आपको बात करनी है। मैं क्या करता हूँ इसके लिए थोड़ा सा एक बार ट्यूब को थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा ट्यूब है, अब इधर से लिक्विड है हमारी जो नीचे से ऊपर राइज कर रही होगी, लिक्विड जो है वो नीचे से ऊपर राइज कर रही होगी ऐसे, बट जब ये ऊपर राइज करेगी उसके बाद फिर जब तक ट्यूब में है तब तक तो कन्फाइंड है, बट एक बार ट्यूब से बाहर निकलेगा तब तो ये स्प्रेड आउट हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ। समझ लो दिस, आपको रियलाइजेशन हो रही है। ऐसा कुछ होगा, समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये इधर से राइज करके बेसिकली इधर से ऐसे स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएगा, ये जो राइज करता हुआ दिखा है ये क्या है, लिक्विड है या एयर है, नीचे से क्या उठ रहा है, लिक्विड उठ रहा है, राइट, नीचे से, लिक्विड सर। ठीक है, नीचे से लिक्विड उठ रहा है, बट साइमल्टेनियसली आपको ये पता है कि आप इधर से क्या कर रहे हो, एयर भी ब्लो कर रहे हो ना, राइट, इधर से तो आप एयर भी ब्लो कर रहे हो, राइट, तो इधर से एयर भी इसके साथ क्या हो रहा है, मिक्सअप होके आ रहा है, यू अंडरस्टैंड है, मतलब दो चीजों का मिक्सचर है एक साथ जो फ्लो कर रहा है, और यहाँ से ये भी बेसिकली क्या होगा, ऐसे स्प्रेड आउट होगा, जैसे वो स्प्रेड आउट हो रहा है वैसे ये भी क्या होगा आपका स्प्रेड आउट होगा। अगर मैं इसी लेवल पे सोचो, इसी लेवल पे मतलब जिस लेवल पे हमने लिक्विड को रखा है, इसी लेवल पे इमेजिन करो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, और मैं एक पॉइंट को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, एक पॉइंट को यहाँ, rather ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट को यहाँ चूज कर लेते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, और एक पॉइंट को इससे बहुत दूर फार अवे पॉइंट को चूज कर लेते हैं, इसको पॉइंट 2 मान लेते हैं, दिस फार अवे,
ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है बट बहुत दूर पे है। क्या मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पे जो लिक्विड बहुत नैरो कन्फाइंड रीजन में था वो बाहर जाके बहुत बड़े इनफाइनाइट रीजन में स्प्रेड हो गया? हुआ? यस अब जब यस जब आप A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि V2 फ्लो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऑब्वियस है ना, जब हम एयर को ब्लो करते हैं तो मेरे मुंह के सामने तो एयर ब्लो करता है, बट जैसे ही थोड़ा सा आगे निकल जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी फ्लो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर मेरे मुंह के सामने कोई खड़ा हो और मैं उसके मुंह में ऐसे ब्लो करूँ उसको तो हवा फील होगा, बट अगर तुम मेरे साथ इतना दूर खड़े हो, मैं ब्लो कर रहा हूँ, तुमको हवा फील हो रहा है? नहीं फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्प्रेड आउट हो गया, इतने बड़े रीजन में स्प्रेड आउट हो गया कि फ्लो वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, जीरो हो गई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी V2 जब हम कैलकुलेट करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी आपकी, जीरो आएगी, राइट। और V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, वो जो हमको ऑलरेडी पता है, हमने किसके लिए कैलकुलेट कर लिया इसको, एयर के लिए किया ना। हमको लिक्विड का फ्लो वेलोसिटी कैलकुलेट करना रहे। अच्छा, क्या हम P2 पे जानते हैं कि प्रेशर कितना है? P2 पे प्रेशर कितना होगा? P0 ही होगा, वेरी गुड। P0 ये सबको समझ आ रहा है, P2 पे प्रेशर P0 होगा। बट क्या P1 पे हम P0 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे एयर तो फ्लो है, राइट। वहां पे पक्का है प्रेशर क्या होगा, कम होगा, होगा नहीं होगा। तो कंडीशन अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिक्विड के लिए लिखूं, फॉर लिक्विड, तो कंडीशन हमें कैसा लिखना चाहिए बताओ? लिक्विड के लिए अगर हम कंडीशन लिखें तो कैसा कंडीशन लिखना चाहिए हमें? P1 प्लस हाफ रो एल इंटू यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी जो है वो VL मान लेते हैं लिक्विड के लिए, ठीक है। VL का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू P0। सही लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है मैंने? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में क्या बर्नौली से अप्लाई कर दिया, राइट। फ्लो वेलोसिटी तो है नहीं और हाइट तो सेम ही है। अगर यही चीज आप, अगर आप गैस के लिए लिखते या एयर के लिए, गैस नहीं लिखे एयर लिख देते हैं फॉर एयर, तो कंडीशन क्या लिखते हैं बताओ? प्रेशर तो जो लिक्विड के लिए है वही क्या है, एयर के लिए भी है। तो इसका मतलब प्रेशर क्या लिखते हैं, P1, एंड इसके साथ क्या लिखते हैं, प्लस हाफ रो एयर इंटू वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो इसका स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू अगेन क्या लिखते हैं, P0। इनडायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, आपको क्या दिख रहा है? rho L VL square is equal to rho A VA square. रो एल वी एल का स्क्वायर इज रो ए इंटू वी का स्क्वायर, दैट्स इट। तो इसका मतलब VL की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, रो ए बाई रो एल इसका स्क्वायर रूट ले देंगे, और इसके साथ VA क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसने क्या बोला था, फॉर अ गिवन पिस्टन स्पीड, फॉर अ गिवन पिस्टन स्पीड एयर फ्लो का वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, ये हमने ऑलरेडी निकाला। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डेंसिटी ऑफ एयर बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। लेकिन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बोले ना, तो फिर से rho L मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो उस यहाँ पे हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालनी। अच्छा एक चीज है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड निकली यहाँ से, और अपने को निकालना है रेट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अच्छा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकालनी है ना, हाँ। तो एरिया के साथ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो DVL बाई dt चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया के साथ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट है ना, है ना। तो ये हो जाएगी, एरिया तो आपका फिक्स ही है ट्यूब का, है नहीं है, ये एरिया ऑफ ट्यूब, यहाँ का एरिया, ये आपका एरिया ए है। तो इसके साथ वेलोसिटी ऑफ ट्यूब को, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ एयर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मास फ्लो रेट निकालना होता तब क्या करना पड़ता हमें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर क्या होता, डिफरेंट हो जाता, आता ही नहीं आता। क्योंकि अगर इसके साथ में अगर मान लो रो एल मल्टीप्लाई करता हूँ मास रेट फ्लो निकालने के लिए, तो यहाँ भी रो एल निकालना पड़ेगा, यहाँ भी रो एल मल्टीप्लाई होगा। अब अगर देखते तो आंसर क्या आता, ये आ जाता, मास फ्लो रेट निकालना होता तो ये आ जाता, ठीक है। ओके, ये एक 2023 का एक बोनस क्वेश्चन था और बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। कंट्रोवर्शियल क्यों था वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए एक्चुअली पूरा का पूरा बोनस ही कर दिया गया इसको, मतलब इसमें कोई सही ऑप्शन नहीं था, मतलब सबको ही बेसिकली मार्क्स दे दिया गया। उसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे उसको एक बार डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन लंबा सा ही है। अ सिलिंड्रिकल फर्नेस हैज अ हाइट h, डायग्राम दिखा रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन होने का सवाल भी नहीं है। उसने कैपिटल H इसको ही मार्क कर रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, कैपिटल H इसको मार्क कर रखा है। उन्होंने बोला है एक फर्नेस है, तो फर्नेस कौन हुआ हमारा, ये तो हमारा फर्नेस हो गया, राइट। दिस इटसेल्फ इज द फर्नेस, ये जो सेटअप दिख रही है हमको
यही फर्नेस है हमारे लिए। फिर इसकी डायमीटर दे रखी है d है, और ये हाइट भी दे रखा है 1 है। ठीक है, तो ये डेटा को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि यहाँ पे हमें h और d दोनों ही दे रखा उन्होंने 1 मीटर ईच है। ठीक है, इट इज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 360 केल्विन, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है अंदर का ये 360 केल्विन है, ये उसने कह रखा है। ठीक है, मेंटेन किया जा रहा है। किसी तरह से भी फर्नेस में आप कोई किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हो, कोयला वगैरह जला रहे होंगे, आप वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं किसी तरह से भी। द एयर गेट्स हीटेड इनसाइड द फर्नेस एट कांस्टेंट प्रेशर पीए, मतलब इसके अंदर का प्रेशर जो है वो पीए है, वो आपको मान के चलना है पूरा का पूरा ही। एंड इट्स टेम्परेचर बिकम्स 360, मतलब यहाँ का ऑलरेडी उसने कह रखा है, फिर से उसने कह रखा है कि जो फर्नेस का टेम्परेचर है वही एयर का भी टेम्परेचर हो जाएगा, ये उन्होंने कह रखा है। अब उन्होंने बोला हॉट एयर विद डेंसिटी रो rises up a vertical chimney of diameter 0.1 meter and height 9 meters above the furnace. सो ये एक चिमनी है, ये वाला पोर्शन आपको चिमनी कहला रहा है, जिसकी हाइट उसने दे रखी है ये 9 मीटर की है, और ये क्रॉस सेक्शनल डायमीटर जो दे रखा है ये 0.1 मीटर का है। आप ध्यान दो यहाँ का डायमीटर कितना था, कितना था 1 मीटर, 1 के कंपेरिजन 0.1 इज 1/10, डायमीटर अगर 1/10 है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/100, मतलब एरिया 100 गुना हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कोई फ्लो आप एयर का मानते हो, तो यहाँ पे जब वो एयर जाएगा स्ट्रीमलाइंस बहुत नैरो हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नैरो हो जाएंगे, और स्ट्रीमलाइंस जब बहुत ज्यादा नैरो हो जाएंगे तो उसके अंदर फ्लो वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगा। कितना गुना ज्यादा वेलोसिटी होगा यहाँ पे, 100 गुना। और 100 गुना ज्यादा होने का मतलब है यहाँ की एयर को आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट क्या है, स्टेशनरी अपेयर होगा, ऑलमोस्ट स्टेशनरी अपेयर होगा। ये चीज कॉमन सेंस से आपको समझ में आना चाहिए। जब एरिया का इतना बड़ा डिफरेंस होता है तो एक साइड जिसमें बड़ा एरिया दिखता है वहां का फ्लो वेलोसिटी को हम 0 चूज कर लेते हैं। ये हमने बहुत बार किया है एक्चुअली, एफ्लक्स वेलोसिटी के क्वेश्चंस में तो यही करते हैं, आपको याद है राइट। एफ्लक्स वेलोसिटी में यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया, यहाँ से लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया राइट। तो हमको अगर यहाँ का फ्लो वेलोसिटी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करते हैं, बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं राइट। एक सरफेस का वेलोसिटी को हम क्या ले लेते हैं, सीधे से 0 लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि ये वाली क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ी है इस ऑरिफिस के कंपैरिजन में, इस वजह से, अदरवाइज नहीं लिखते ये चीज को राइट। एक बहुत ही गलत डेरिवेशन एफ्लक्स वेलोसिटी निकालने का, बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे, बहुत सारे जगहों पे, मतलब इनन्यूमरेबल जगह है, ये सब इनन्यूमरेबल है। वो क्या करते हैं, वो ऐसा ज्यूम करते हैं कि जैसे अगर मैं उसी की बात करूं, जैसे ये मान लो कि आपका ऑरिफिस पे हमको एफ्लक्स वेलोसिटी निकालना होता, तो एफ्लक्स वेलोसिटी निकालने के लिए वो क्या करते हैं, वो यहाँ का प्रेशर पी नॉट ले लेते हैं और यहाँ का प्रेशर को लिखते हैं पी नॉट प्लस रो जी एच लिख देते हैं। यहाँ का प्रेशर को पी नॉट प्लस रो जी एच, क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी। आपको पता है कि यहाँ पे लिक्विड तो बहुत तेज फ्लो करता है ना, आता है नहीं। जब ये स्ट्रीमलाइंस यहाँ पे पहुंचते हैं तब तो ये बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाते हैं, और स्ट्रीमलाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएंगे तो मतलब बहुत पतले ट्यूब के थ्रू वो पास कर रहे हैं, और बहुत पतले ट्यूब के थ्रू पास कर रहे हैं तो वहां पे आप कभी भी वहां पे प्रेशर को पी नॉट प्लस रो जी एच लिख ही नहीं सकते, दैट्स अ कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और वो यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। ये चीज अनफॉर्चुनेटली, मतलब ऑब्वियसली ये सिंस ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो मतलब हम जब जो चीज सोचते हैं, दूसरी चीज दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं जो अच्छे फिजिक्स करते हैं, उनसे उनसे भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं नेशन वाइड, मैंने उन सभी के वीडियोस देखे हुए हैं, सभी के वीडियोस देखे हुए हैं। जैसे आशीष अरोड़ा से, उनसे तो मैंने खुद ही पढ़ा है, फिर उनका वीडियो देखा है, शशि भूषण तिवारी हैं उनका वीडियो देखा है। बट उनके समझाते वक्त ये चीजें एक कॉमन मिस्टेक है जो वो लोग करते हैं। मतलब ये वो भी कर रहे थे, आशीष सर भी कर रहे थे और शशि भूषण सर भी कर रहे थे, दोनों ही कर रहे थे, दोनों ही बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं अपने अपने फील्ड में। बट मुझे पता नहीं इनका मतलब इस जगह पे वो क्यों इतना इतनी कैजुअली मान लेते हैं, क्योंकि मतलब कम्युनिटी पोस्ट में ऑब्वियसली वहाँ पे एक डिस्कशन भी हुआ, बट डिस्कशन में वो ये अग्री कर गए कि यहाँ पे मतलब अगर दूर जाओगे, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे कंटेनर हम लेते हैं और इस कंटेनर में आप यहाँ पे ऑरिफिस करते हो, तो वो कहते हैं जब ये पॉइंट रेज किया मैंने कि आप यहाँ पे जब ये स्ट्रीमलाइंस को देखोगे तो ये स्ट्रीमलाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएंगे, यहाँ बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो फ्लो वेलोसिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी यहाँ पे। यू कैन नॉट से कि यहाँ का फ्लो वेलोसिटी आपका क्या है, 0 है। वो क्या करते हैं, वो सीधे से ये मान लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीमलाइन जो आ रही है सारी, वो सारी स्ट्रीमलाइन जो है वो ऐसे वर्टिकल है। क्या ये सारे वर्टिकल्स होंगे, अगर वर्टिकल होंगे तो लिक्विड निकल कैसे रहा है यहाँ पे, राइट, निकल रहा है कैसे। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे भी तो क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ का फ्लो वेलोसिटी को आप क्या करो, 0 मान लो। आ रही बात समझ में आपको, क्या समझ आ रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ का भी आप वेलोसिटी को 0 मान लो और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो वो क्या करते हैं, ये एक पॉइंट वो क्या करते हैं, जैसे ये ऑरिफिस है, सोचो ऑरिफिस के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर, ये वाला पॉइंट,
यहाँ का फ्लो वेलोसिटी आपको निकालना है, ये कितना ये नहीं पता आपको। यहाँ का फ्लो वेलोसिटी को वो क्या करते हैं, इसको जीरो मान लो। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, बहुत बड़ा है। और ये सिर्फ और सिर्फ शशि भूषण तिवारी सर नहीं कह रहे हैं, ये आशीष अरोड़ा भी कहते हैं। और उसका आंसर बस मैच कर जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि ये सही है। आंसर कैसे मैच कर जाता है? क्योंकि यहाँ का प्रेशर को वो क्या लिख रहे हैं, पी नॉट प्लस रो जी एच लिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, पी नॉट प्लस रो जी एच एन प्लस हाफ रो इंटू जीरो का स्क्वायर। और बाहर के लिए क्या लिखा, पी नॉट प्लस हाफ रो इंटू वी टू का स्क्वायर। पी नॉट कट गया, आपको देखो वेलोसिटी मिल गई रूट अंडर टू जी एच। समझ आई? और इस वजह से उनको लगता है कि ये सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। जब मैंने ये चीज को रेज किया कि वहां पे कैसे होगा, तो वो बोलते हैं आप पॉइंट बहुत दूर चूज कर लो यहाँ पे, और उसके बाद बर्नौली थ्योरम लगा दो। तो बर्नौली थ्योरम अगर लगाओगे, पॉइंट बहुत चूज कर लिया आपने, तो फिर कैसे लगाओगे? तो फिर तो आपका स्ट्रीमलाइन, तब यहाँ का प्रेशर जो है तब तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे ना। आप यहाँ का प्रेशर, आप यहाँ का प्रेशर तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्लो वेलोसिटी अपने को नहीं पता कितनी है। आप तो स्ट्रीमलाइंस को चूज करोगे, बर्नौली थ्योरम जब लगाते हैं तो स्ट्रीमलाइंस को चूज करके तो लगाते हैं। स्ट्रीमलाइंस यहाँ पे अगर चूज करोगे, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट है, राइट। यहाँ का प्रेशर पी नॉट है। हाइट कितना है यहाँ से, रो जी एच का। तो हम पी नॉट प्लस रो जी एच जो लिख रहे हैं, ये हम प्रेशर नहीं लिख रहे हैं। हम क्या लिखा है हमने, ये प्रेशर है और ये ग्रेविटी हेड वाला कॉम्पोनेंट है, राइट। एंड प्लस जीरो लिख रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू, बाहर के लिए जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी नॉट एंड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर लिखा हमने। ये पी नॉट कटा और फिर आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई यहाँ से। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये मतलब ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा चीज है जो कि वो लोग करते हैं, जिस सोल्यूशन से मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ। ठीक है। तो और एक नहीं, ठीक है, अभी आगे डिस्कशन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है। हाँ। So, but even if the point is far away, then it should also, follow the Bernoulli's theorem. Yes. So then why are they then accepting it? Who aren't accepting it? Like the sirs, Ashish Arora and नहीं, they have given a solution now, since it's in a community post where n number of people are seeing it. They have Ashish sir has a subscriber base of over 10 lakhs. So once he has posted it, within hours 10,000 people have seen it, right? And once it has been put up, they will not be readily accepting their mistake. That's a fact. They'll not be readily accepting it, even if it's a mistake. ठीक है, they'll try to budge out, माने budge the question, right? कि हम एक्सेप्ट करें, इससे अच्छा है कि बच कर लेते हैं और किसी तरह से भी बस छोड़ देते हैं। ठीक है। बट ये तो सही नहीं है ना, जो गलत है वो गलत है। हमसे भी गलती हो सकती है क्लास में, किससे गलती नहीं हो सकती, हम सभी इंसान हैं। कोई अगर ये बोले कि मेरे से कभी गलती नहीं होती है, तो फिर वो भगवान हो गया है, वो इंसान नहीं है। और हम जितने भी लोग धरती पे हैं, एटलीस्ट सब तो इंसान ही है। तो इसलिए आपको ये जो भी गलती होती है वो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो जब, हाँ, अब ये है कि अब अगर मैं लॉजिकली कोई बात को डिफेंड कर रहा हूँ और एक इमोशनली किसी बात को डिफेंड कर रहा हूँ, तो दो अलग बात है। मैं अगर लॉजिकली डिफेंड कर रहा हूँ, तो फिर आपको उसका आंसर एक लॉजिकल आंसर ही देना चाहिए, रादर देन बीइंग इमोशनल, है ना। ठीक है, चलो एनीवेज, तो अभी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये जो डेटा है .1 आ गया, sorry, ये .1 का डेटा और ये 1 मीटर का डेटा, इससे जो हमें कंक्लूजन मिलना चाहिए था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कि यहाँ का फ्लो वेलोसिटी, ये डेटा से हमको ये पता चल गया। ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि इससे मैंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है। ये डायमीटर और ये डायमीटर से, यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि, अच्छा इधर पे मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको ड्रॉ करता हूँ एक बार ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा आप देख पाओ। तो यहाँ से बेसिकली आपकी एयर एंटर कर रही है नीचे से, अब वो लोग अजीब सी चीजें भी अज्यूम करते हैं। जैसे वो अज्यूम करते हैं कि यहाँ से अगर लिक्विड आ रही है, तो इधर इस पतले से ट्यूब में आते वक्त ऐसे नैरो डाउन नहीं हो रही है। वो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये आएगी स्ट्रीमलाइंस, तो ऐसे ही आएगी, इधर से स्ट्राइक करेगी ऐसी, मतलब सीधे से वर्टिकल ऐसे एंटर करेगी, और जो सीधे जा रही है वो सीधे चली जाएगी ऐसे। वो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। वही चीज जो मैं आपको वो उसमें समझा रहा था, कंटेनर वाले में। ऐसा ऐसा तो होगा नहीं। अगर ये फ्लो होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये स्ट्रीमलाइंस नैरो डाउन होंगी, ये स्ट्रीमलाइंस नैरो डाउन होंगी, और यहाँ पे पतली लाइन में एंटर करेगी। क्या आपको बात समझ आ रही है? सिचुएशन कुछ ऐसा होगा।
ऐसा कुछ सिचुएशन आपको दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली इसके अंदर से पतली सी आपको धार दिखनी है। यहाँ पे अचानक से फ्लो वेलोसिटी थोड़ी बढ़ेगी, ग्रेजुअली बढ़ेगी। तुम अगर नोटिस करोगे तो मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, नीचे से लेके ऊपर जाते वक्त पतला करते गया, देखा, दिख रही है आपको? ये फ्रस्टम ऑफ कोन जैसा है या नहीं है? राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, ग्रेजुअली कम होती जाएगी। तो ये हो गया सिचुएशन, ठीक है। हाँ, तो मैंने वहां से जो कंडीशन लिया था, मैं क्या कंडीशन चूज कर रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। कि यहाँ पे जब ये एंटर करेगी वेलोसिटी से, तो सिंस इस पे हमको एक मतलब आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड की तरह ही लेना है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर लगाए यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों जगहों पे फ्लो वेलोसिटी क्या मिलेगा मुझे, सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ट्यूब क्या है, सेम वेलोसिटी, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का है। तो ये आपने वेलोसिटी सपोजली यहाँ पे मान लिया v1, तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ का फ्लो वेलोसिटी भी क्या होगा आपका, v1 ही रहेगा, ठीक है। वहां पे फ्लो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो एक आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड की तरह ही आपको लेना है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। उसने क्वेश्चन में भी कह रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, कहाँ गया, एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेरिक पेयर ऑफ डेंसिटी रो ए, अच्छा नहीं नहीं, ये वाला पार्ट मैंने पढ़ा ही नहीं है ना। अच्छा, अभी आपको तो सिर्फ ये बता रहा था कि यहाँ पे ये वेलोसिटी v2 से एंटर कर रहा है और ये वेलोसिटी v1 से एंटर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो कंक्लूजन लिया है हमने, इससे हम यही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि v1 इज वेरी मच ग्रेटर देन v2 एंड देयरफॉर v2 विल बी टेकन टू बी अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। ये मैंने अज्यूम किया वहां से। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं एक बार। Now the question says, as a result, the atmospheric pressure air of density rho A 1.2 kg per meter cube, pressure PA is atmospheric pressure, ये ध्यान दो, and temperature TA equal to 300 Kelvin enters the furnace। मतलब जब ये यहाँ पे एंटर कर रहा है तब की डेटा उसने दे रखी है। यहाँ की डेटा क्या क्या दी है उसने, यहाँ का प्रेशर PA है, डेंसिटी रो ए है और टेम्परेचर TA है। ये ऑब्वियसली सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अज्यूम एयर एज एन आइडियल गैस, आपको आइडियल गैस की तरह उसको अज्यूम करना है। नेग्लेक्ट वेरिएशंस इन डेंसिटी, देखो यहाँ पे, नेग्लेक्ट वेरिएशंस इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर इनसाइड द चिमनी एंड द फर्नेस। मतलब आप ये मान के चलो कि इसके अंदर डेंसिटी क्या है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, इसके अंदर डेंसिटी आपकी चेंज नहीं कर रही है। और साथ साथ में आपको ये भी अज्यूम करना है कि इसके अंदर डेंसिटी चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। ये उसने कह रखा है क्वेश्चन में। आप देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है, अज्यूम एयर इज एन आइडियल गैस, नेग्लेक्ट वेरिएशंस इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर इनसाइड चिमनी एंड फर्नेस, ठीक है। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर आपको दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है, वही यहाँ का भी टेम्परेचर और डेंसिटी रहा होगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। आइए बात समझ में है, ठीक है। नेग्लेक्ट विस्कस इफेक्ट्स, विस्कस इफेक्ट्स को आपको इग्नोर करना है। और अब उसने पूछा है, कंसीडरिंग द एयर फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन, द स्टेडी मास फ्लो रेट एग्जिटिंग द चिमनी इन ग्राम पर सेकंड कितनी होगी, किस रेट से मास फ्लो कर रहा है वो आपको फाइंड करना है। मास फ्लो निकालने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, राइट। अगर एक बार मैंने वेलोसिटी निकाल ली है तो फिर आराम से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज है कि हमको ये नहीं, हमको बाहर का एयर का डेंसिटी दिया है उसने, अंदर का एयर का डेंसिटी हमको पता नहीं है। अंदर का एयर का डेंसिटी नहीं पता, अंदर का टेम्परेचर उसने दे रखा है, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर कितना है आपका, 360 है, और अंदर का टेम्परेचर कितना हो चुका है, 300 है। ना ना उल्टा, अंदर का टेम्परेचर 360 है और बाहर का टेम्परेचर आपका 300 है। तो हम अंदर का टेम्परेचर के हेल्प से हम पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं। आपको ये पता है कि P बाई रो इज इक्वल टू RT बाई M, ये सेटिस्फाई होता है, क्या आपको पता है, PV इक्वल टू NRT से ही आता है, राइट। ये तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसने ऑलरेडी कह रखा है कि यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, यहाँ का भी प्रेशर क्या है, सॉरी यहाँ का भी प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक है। तो यहाँ से यहाँ जब एयर एंटर करेगा तो प्रेशर चेंज नहीं कर रही है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन, ठीक है। मोलर मास भी चेंज नहीं करेगा, ऑब्वियसली जो गैस का कंपोजिशन है वो तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका मतलब रो और टी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सिंस आइसोथर्मली हो रहा है ये, सॉरी आइसोबेरिकली हो रही है ये सारी चीजें, तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि रो और टी का प्रोडक्ट ये आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वाइल गैस
while एयर लिख लेते हैं, while एयर एंटर्स फर्नेस, ठीक है, जब वो एंटर कर रहा है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, बाहर पे डेंसिटी कितनी थी 1.2 kg पर मीटर क्यूब की थी, और बाहर पे टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन का था। अंदर का डेंसिटी हमको नहीं पता, उसको रो लिख लेते हैं, ठीक है, वही उसने क्वेश्चन में भी दे रखा है, देखो उसने बोला है रो है यहाँ का, तो ये रो ही मान लिया मैंने। एंड इसके साथ टेम्परेचर जो होगा आपका कितना होगा 360 हो जाएगा, करेक्ट है। ये तो इधर 5 से और यहाँ 6 से चला गया, ये 6 आपका 0.2 हो गया, तो आपको क्लियरली दिख रही है कि डेंसिटी अंदर की जो आ रही है कितनी आ रही है 1 kg पर मीटर क्यूब की आ रही है। तो डेटा अच्छा दे रखा है ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा आपको आसान हो, ठीक है। तो 1 kg पर मीटर क्यूब की एयर जो है वो अंदर में आ चुकी है, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि अंदर में यहाँ पे हर जगह पे डेंसिटी कितनी है आपकी, ये 1 kg पर मीटर क्यूब है, यहाँ पे भी एयर की डेंसिटी कितनी है 1 kg पर मीटर क्यूब की है। तो हमको ये पता चल चुका है कि यहाँ और यहाँ इन दोनों जगहों पे एयर की डेंसिटी कितनी है आपकी 1 kg पर मीटर क्यूब की है, ठीक है। अच्छा, एयर जो फ्लो कर रहा है वो कहाँ पे है, यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे जा रहा है, राइट। और जैसे यहाँ पे जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, काफी बड़ा सा इन्वायरमेंट में क्या होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, होगा नहीं होगा, काफी बड़े से इन्वायरमेंट में क्या होगा, स्प्रेड आउट होगा, राइट। इधर से कंटिन्यूसली क्या होगा, एयर आता रहेगा, और इधर से क्या होगा, कंटिन्यूसली ये एयर क्या होगा, ये बाहर निकलता रहेगा, राइट। अब इस पोर्शन में अगर आप देखोगे, इस पोर्शन पे ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट एयर आपको कैसा दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा, राइट। एक तरीका, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इधर से एयर आएगा, इधर से एक बेसिकली एक सर्कुलेशन हो रहा है एयर का, ऐसा क्लोज सर्कुलेशन हो रहा है। अब ये क्लोज सर्कुलेशन कैसे हो सकता है, क्लोज सर्कुलेशन तो तभी होगा जब मैं वहां पे क्या करूंगा, एक ट्यूब कनेक्ट करूंगा, राइट। क्लोज सर्कुलेशन तो हो नहीं सकता, इधर से जब एयर बाहर निकलेगा, और ये तो वैसे भी रेयर एयर है, तो नीचे सेटल होने का कोई सवाल ही नहीं आता। आ रही बात समझ में, वो तो ऊपर ही जाएगा ना, रेयर फ्लूइड होगा तो वो हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो ऊपर की तरफ भागेगा, और ऊपर में एयर जो मतलब जो एटमॉस्फेयर जिसमें उसको स्प्रेड होना है वो तो इन्फाइनाइट साइज का है, तो उसमें आराम से क्या होगा, वो स्प्रेड आउट होकर रह जाएगा। आ रही बात समझ में आपको। तो इसलिए यहां से कुछ लोगों का ये मानना होता है कि इधर से इधर आप क्या हो रहा है, ये एयर सर्कुलेट हो रहा है, ये चीज आपका थोड़ा सा वियर्ड है, मैं तो इस पे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता हूँ। तो अभी क्या है, आपको यहाँ पे जो दिखेगा, यहाँ पे इस पोर्शन पे जो दिखेगा वो ऑलमोस्ट एक स्टेशनरी एयर दिख रही है, और स्टेशनरी एयर अगर दिख रही है तो वो कैसा बिहेव करेगा आपके लिए, एक स्टेशनरी लिक्विड कॉलम की तरह बिहेव करेगा। एयर में इवन दो आपको प्रेशर जब देखते हैं तो प्रेशर हाइट के साथ कैसे वेरी करता है, एक्सपोनेंशियल, राइट। बट एक्सपोनेंशियल वेरिएशन को भी आप लीनियर वेरिएशन की तरह सोच सकते हैं, अगर हाइट का चेंजेस हुआ हो ना बहुत छोटा, जैसे ई टू द पावर एक्स का अगर आप एक्सपेंशन अगर निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 + x आता है, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से। तो अगर आपको याद हो तो प्रेशर की वैल्यू जो हम हाइट के साथ निकालते थे वो P0 × (e⁻⁻mgh/RT होता था, रिमेंबर। अब हाइट अगर सोचो कि बहुत छोटी है, ये ऑब्वियसली बहुत छोटा हाइट की बात कर रहे हैं, जहां पे हाइट आपका 9 मीटर 10 मीटर अगर दे रखा है तो बहुत ज्यादा नहीं है, 9 मीटर का हाइट 10 मीटर का हाइट क्या हो गया, एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग, क्योंकि 1 स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर से थोड़ा क्लोज होता है। तो 10 मीटर, अगर 10 मीटर कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, 3 स्टोरीड बिल्डिंग है, मतलब एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग है, राइट, एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग के जैसा है। तो उस केस में हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसकी वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, P0 इंटू क्या होता है 1 माइनस ऑफ क्या लिखते हैं mgh/RT लिख लेते हैं। क्या आपको बात समझ आ रही है। इन एनी केस अगर आप देखोगे तो ये क्या है, लीनियर वेरिएशन ही आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है। तो लीनियर वेरिएशन का प्रेशर हम कंसिडर कर सकते हैं, P = P0 माइनस ऑफ ρgh, ऐसा एक्सप्रेशन हम कर सकते हैं जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर आए ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, P0 + ρgh कर देंगे, राइट। हमको प्रेशर उसने कहाँ का दिया है, कहाँ का दिया है, यहाँ का प्रेशर दिया है या यहाँ का दिया है, कहाँ का दिया है, नीचे का दिया है। उसने क्या बोला है कि एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंटर्स द फर्नेस, राइट, और उसकी वैल्यू उसने बोल रखी P0 है, देखो उसने क्या रखा है, ये P है, राइट, दिख रही है आपको। एटमॉस्फेरिक एयर उसके बारे में उसने क्या रखा है, तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ का प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक नहीं होगा, राइट, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक से कम होगा, राइट। यहाँ पे जो भी, यहाँ पे जब ये स्प्रेड आउट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ का ही तो प्रेशर में आएगा ना वो। तो यहाँ की प्रेशर कितनी है, यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे, यहाँ पे इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में हम ये मान के चलेंगे, इस पूरे रीजन में आपका एयर जो है वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेशनरी एयर है। स्टेशनरी एयर कॉलम है यहाँ पे आउटसाइड रीजन में, ठीक है। तो अब हम ये जैसे ही हमने रियलाइज किया तो हमको यहाँ का प्रेशर पता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ का प्रेशर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो टोटल हाइट कितना है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, दिख रही है आपको,
तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ का प्रेशर, पी नॉट माइनस क्या लिखेंगे, रो, ये किसका डेंसिटी लेना पड़ेगा मुझे, ये वाला ना, राइट, क्योंकि इधर से इधर जब आप मूव कर रहे हो, आप ध्यान देना आप इधर से इधर नहीं मूव कर रहे हो, अंदर क्यों नहीं मूव कर रहे हो, क्योंकि वहां पे फ्लोइंग एयर है, फ्लोइंग एयर के लिए तो हम डायरेक्टली फ्लोइंग लिक्विड के लिए रहा था, ऐसा बोलो, फ्लोइंग लिक्विड के लिए क्या आप डायरेक्टली प्रेशर डिफरेंस को रो जी एच लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, राइट, जहां जहां स्टेशनरी है उसके लिए लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं तब मैं कौन से लिक्विड के थ्रू या कौन से एयर के थ्रू मूव कर रहा हूँ, रो ए वाला, राइट, राइट, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे तो रो ए यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान देना। तो रो ए इंटू जी इंटू एच प्लस एच लिख दिया, ये यहाँ का प्रेशर हो गया। क्या आपको बात समझ आई सबको, ठीक है। अब इतना अगर रियलाइजेशन हो चुका है तो हम डायरेक्टली बर्नौलीज थ्योरम पर अप्लाई कर सकते हैं। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हमने चूज किया, इस पॉइंट को मैं 1 चूज कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को 1 चूज कर रहा हूँ, और एक यहाँ का क्रॉस सेक्शन चूज कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं 2 चूज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो एंटर कर रही है ये जस्ट माउथ पे, जहाँ पे एंटर कर रहा है, अंदर में नहीं है, जस्ट माउथ पे ही है। तो अब बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो इसी को 0 पी लेवल चूज कर लेते हैं, नीचे वाला पॉइंट को 0 पी लेवल है ये हमारे लिए, बोलो। प्रेशर को हम लोग माइनस करें क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है और हाइट। अरे गधा, हमको इससे तो हम निकाला ही नहीं हमने, तो वेलोसिटी है, इससे कोई फर्क ही कहाँ पड़ रहा है हमको, यहाँ से मैं तो इधर से जाके इधर निकाल रहा हूँ ना भाई, प्रेशर घटेगा। इतना बोलने के बाद भी क्यों उल्टे पुल्टे चीजें बोलता है। सो अभी बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए क्या क्या लिखना है हमें, प्रेशर कितना है वहां का, सेकंड पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, पी नॉट, प्रेशर कितना है, पी नॉट, ठीक है, ये पी ए ही है, अच्छा पी ए लिख देते हैं, ठीक है, पी ए, अच्छा ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी ना, वहां पे तो ऑलरेडी दिया हुआ ही था, ठीक है, चलेगी बात, पी ए प्लस रो एयर इंटू जी इंटू 0, ठीक है, हाइट 0 माना है, प्लस हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वेलोसिटी v2 का स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हमने ऑलरेडी देखा है कि ये 0 ही है, राइट, ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, एग्जैक्टली 0 नहीं बट ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू, अब सेकंड पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऊपर का, उस पॉइंट का प्रेशर हमने क्या लिखा है, पी नॉट माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी इंटू एच प्लस एच, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, हाफ डेंसिटी ऑफ एयर, अच्छा यहाँ का डेंसिटी रो है, रो ए नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, रो, नॉट रो ए, ठीक है, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि कितना है v1 का स्क्वायर, अच्छा एंड प्लस रो जी एच के लिए क्या यूज करोगे आप, आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपने बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई किया है, तो यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हो तो कौन सा डेंसिटी के थ्रू गया, रो, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, रो इंटू जी इंटू एच प्लस एच। क्या देखो आपको सबको बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। कुछ लोग ये डिबेट कर सकते हैं, जो कि गलत डिबेट होगा, वो ये डिबेट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो रो ए यूज किया है और यहाँ रो यूज किया है, ये तो अलग अलग डेंसिटी हो गया, राइट, और अलग अलग डेंसिटी के लिए तो बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। बट अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड लिया ही नहीं, मैंने यहाँ और यहाँ के बीच में, सॉरी, मैंने यहाँ और यहाँ के बीच में बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई किया है, और वो दोनों तो सेम ही लिक्विड के लिए है, और सेम लिक्विड के लिए जब आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो इसमें लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, लिक्विड कंप्रेस नहीं हुआ है, लिक्विड एक्सपैंड नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, लिक्विड एकदम सेम डेंसिटी का ही चला है, तो कॉम्प्रेसिबल फ्लो है ही नहीं। कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए बर्नौलीज थ्योरम एक्चुअली चेंज हो जाती है, वो डिफरेंट फॉर्म में होती है, बट हमने तो कॉम्प्रेसिबल फ्लो माना ही नहीं है, हमने सेम डेंसिटी का यूज किया है। हाँ, यहाँ पे आपको ये रो ए अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ का प्रेशर को निकालने के लिए मैंने इसके हेल्प से यहाँ निकाला है, बाहर से मूव करके, क्योंकि मुझे बाहर का प्रेशर नहीं पता था, तो मैं एक स्टैटिक एयर कॉलम के थ्रू मूव कर गया, देन कैलकुलेट कर लिया। क्या आपको बात समझ आई है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना। कोई अगर आपको पूछे कि कंप्रेसिबल एयर फ्लो के लिए आपने कैसे ये चीज को लगा दिया, तो बोलो हमने कंप्रेसिबल एयर फ्लो के लिए लगाया ही नहीं है, हमने तो बस जब ये एयर अंदर एंटर कर चुका उसके बाद के लिए लगाया, उसके पहले हमने ये नहीं लगाया है कि हाँ बाहर से। कुछ लोग और क्या करते हैं, जैसे कंट्रोवर्सी का मतलब आंसर बोनस की देने के पीछे एक और बड़ा रीजन पता है क्या था, उन्होंने ये भी कह दिया कि यहाँ का प्रेशर क्या है, आपका पीए है। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है, क्यों देखो, क्योंकि अगर कोई सोचो कि अगर बर्नौलीज थ्योरम कोई अगर यहाँ के बीच में अगर लगाता, यहाँ के बीच में, यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लेता और फिर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करता, तो फिर उस केस में क्या होता सोचो, तो ये वाला पॉइंट पे, ये वाली पॉइंट पे अगेन बहुत लोग उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं, वो यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी जो v2 मान रहे हैं वही फ्लो वेलोसिटी वो यहाँ पे भी v2 मान लेते हैं, जो कि टेक्निकली इनकरेक्ट है, राइट, है ना, ये तो नहीं कर सकते,
एंटर करते वक्त स्ट्रीमलाइन बहुत कंडेंस हो चुका है, बहुत तेज मूव कर रहा है वहाँ पे एयर, ये तो मान ही नहीं सकते आप कि यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी v2 है। और उसके असम्पशन का क्या रीजन होता है, वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन है, इतने बड़े क्रॉस सेक्शन में है ही नहीं, स्ट्रीमलाइंस आके अपने आप ही क्राउडेड होकर फिर इसके थ्रू निकल रहे हैं, तो फिर उस केस में आपका ये हो ही नहीं सकता सिचुएशन। तो अभी क्या करना, उसने अगर यहाँ और यहाँ के बीच में बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई किया तो वो इस, ये तो चलो ठीक है, ये तो यही आएगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट को चेंज करते हैं एक बार, ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, इसको एक बार इसके लिए लिखते हैं। यहाँ का प्रेशर उसने क्या बोला है, प्रेशर एटमॉस्फेयर के पीए, राइट। अब यहीं को जीरो लेवल मान लेते हैं, अच्छा नहीं ठीक है, चलो अपने जीरो इसको माना है, चलो ठीक है, इसके लिए लिखते हैं। तो प्लस क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर रो ए, नहीं रो है ना यहाँ पे, रो इंटू जी इंटू एच आएगा, राइट, ये हो गया रो जी एच, एंड प्लस हाफ रो इंटू वेलोसिटी v1 का स्क्वायर। वो क्या करते हैं, यहाँ पे v2 का स्क्वायर डाल देते हैं। आ रही बात समझिए, क्योंकि वो बोलते हैं यहाँ का जो फ्लो वेलोसिटी है, यहाँ का फ्लो वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मानते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम ही है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया काफी पतला हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे v1 का स्क्वायर डाल देता हूँ तब तो v1 स्क्वायर कट ही जाएगा दोनों तरफ, दिख रहा है, फिर निकलेगा ही नहीं वैल्यू, दिख रही है आपको। तो यही चीज प्रॉब्लम हो गई कि आप ये चीज गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो एनीवेज अगर मैं इस तरह से करूँ तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, हाँ यू नो, अब एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा, उसको चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पे पी ए, पी नॉट तो पी ए ही है, ठीक है, ये पी ए लिख, ये पी नॉट को पी ए लिख लेना, ठीक है, क्योंकि पी ए दिया हुआ है वहाँ। अब ये पी ए और ये पी ए कट गया अपना, और यहाँ से आपके पास हाफ रो वी स्क्वायर की एक्सप्रेशन आ रही है, रो ए माइनस ऑफ रो, ना उल्टा हो गया, हाँ ठीक है, रो ए माइनस रो, ठीक है, इंटू जी इंटू एच प्लस एच हो गया। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये 1.2 माइनस ऑफ 1 इंटू जी इंटू 10, और यहाँ पे है 1/2 इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो आपको v की वैल्यू मिल रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, कितनी आ रही है, ये हो गया 0.2 10 40, रूट अंडर 40 आ गई है, दिस इज रूट अंडर 40 मीटर पर सेकेंड आ गई है। और एक बार वेलोसिटी मिल गई है तो ऑब्वियसली अब आप मास फ्लो रेट भी निकाल सकते हैं ना। dm/dt निकालना है तो क्या करेंगे, dm/dt निकालना है तो क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर रो, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इनटू वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है, 1 kg/m³। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, πd²/4 लिख सकते हैं, मतलब 0.1 का स्क्वायर बाई 4, और इसके साथ वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना है, रूट अंडर 40 है, करेक्ट है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, दिस इज पाई इंटू 1/100 इंटू 4, और इसके साथ इसको लिख सकते हैं 2 इंटू रूट अंडर 10, ये 2 इधर 2 से कट जाएगा, और रूट अंडर 10 जो है वो अप्रोक्सीमेटली पाई होती है, ये अप्रोक्सीमेटली पाई होती है, अप्रोक्सीमेटली पाई, रूट अंडर 10 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे ये अप्रोक्सीमेटली पाई होती है, ये अप्रोक्सीमेटली याद रखो इसको, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ का पाई और यहाँ का पाई जब मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर, और वो क्या बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10, अप्रोक्सीमेटली 10। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई, अप्रोक्सीमेटली 10 डिवाइडेड बाई दिस इज 2 इंटू 100, ठीक है ना। ये 10 कट गया यहाँ से, कितने गए, 1/20। ये किस यूनिट में है, ऐसा यूनिट में, राइट, kg/m³ में, और आंसर उसको चाहिए ग्राम पर सेकेंड में, सॉरी kg/सेकेंड में, kg/सेकेंड में, और हाँ उसको चाहिए ग्राम पर सेकेंड में। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 50 ग्राम पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली उन्होंने आंसर जो दिया था वो 47.1 दिया था, इनिशियली 47.1 ग्राम पर सेकेंड दिया था इनिशियली, ये वाली वैल्यू गिवन थी। और वो 47.1 कैसे आएगा मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आप यहाँ का फ्लो वेलोसिटी और यहाँ का फ्लो वेलोसिटी सेम ले लोगे ना, और फिर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करोगे, तब आ जाएगा ये, वो तो गलत हो जाएगा ना, वो तो गलत हो जाएगा, तो इससे आ जाती है। और एक तरीके से एक और बहुत ही पॉपुलर सा सोल्यूशन है जिससे 47.1 एग्जैक्टली आ गया था, बट मैं एकदम बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ उससे। वो क्या करते हैं, जैसे आप सोचो कि अगर एक रेयर ऑब्जेक्ट को एक डेंसर ऑब्जेक्ट, डेंसर लिक्विड में रखते हो, यहाँ पे मान लो डेंसर ऑब्जेक्ट है, सॉलिड का डेंसिटी ρs है और ये लिक्विड का डेंसिटी ρl है, और आप लिक्विड को ज़्यादा डेंसर रखते हो कंपेयर टू सॉलिड,
तो अपथ्रस्ट बड़ा होता है, अपथ्रस्ट माइनस ऑफ वेट डिवाइड बाय मास करें, उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यहाँ से जब ये एयर एंटर कर रहा है, तब जब ये इसकी डेंसिटी थी वो कितनी थी, यहाँ पे डेंसिटी कितनी थी, ये 1 की थी, राइट। ये एयर ही है जो ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब उन्होंने क्या पता नहीं क्या सोच के कैसे किया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो एयर है, यहाँ पे जो एयर है उसका डेंसिटी उन्होंने मान लिया कि 1.2 ही था, जो बाहर का था यहाँ का। तो उन्होंने बोला कि 1.2 का एयर को डिस्प्लेस करके वो बेसिकली ऊपर भाग रहा है। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि 1.2 हो गया सराउंडिंग एयर, और जो एयर ऊपर जा रहा है उसका डेंसिटी कितना हो गया, 1। तो बेसिकली सराउंडिंग एयर क्या हो गया, ज्यादा डेंस है, तो वो क्या करेगा, उसको पुश करके ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वही अपथ्रस्ट निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, 1.2 का लिक्विड को यूज किया, खुद का वेट के लिए क्या यूज किया, 1 यूज किया, इनको वेट जी कर लिया, और खुद का वेट मास से डिवाइड करना है आपको, राइट। ये तो वेट हो गया, नेट फोर्स हो गया। अब 1 इंटू वॉल्यूम, इससे डिवाइड कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 0.2 इंटू जी आ रही है, जो कि वैल्यू कितनी है, G/5 मतलब, 2 G/5 मतलब 2 मीटर पर सेकंड का रहा है, पर सेकंड स्क्वायर का रहा है। मतलब उन्होंने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ जब ये एयर राइज कर रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइज कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ थ्रू आउट लिक्विड की फ्लो वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तब तो बर्नौलीज थ्योरम के जो भी आप अजम्पशंस लेते हो, कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह, वो सब बेकार ही है इसका मतलब। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा ही नहीं सकते इसका मतलब आप, है या नहीं है। क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम है, तो फिर तो ये चीज़ तो बेकार ही हो गई ना। आपको बात समझ आ रही है। तो ये चीज़ तो एकदम बिल्कुल भी गलत थी। हाँ, तो मेरे को तो बिल्कुल वो लॉजिक भी समझ नहीं आया। और वो भी तभी लगाते हैं ना जब आपके पास भाई, अगर मान लो ऐसा सिचुएशन है कि चलो ठीक है, एक बलून ले लिया और उस बलून में हमने हीलियम फिल कर दिया और सराउंडिंग में एयर है जो कि डेंसर है, तो आपको समझ में आता है कि भाई यहाँ से जो प्रेशर के फोर्सेस आएंगे नीचे से ज्यादा होंगे ऊपर के कंपेरिजन में, इसलिए उसको पुश करके ऊपर लेके जाएगा। बट एक एक मॉलिक्यूल के लिए आप कैसे ये अप्लाई करोगे, क्योंकि एयर को जब आप पुश कर रहे हो, वो तो कोई इन मतलब कन्फाइंड वॉल्यूम ऑफ थिंग नहीं है जिसको आप पुश करके ऊपर लेके जा रहे हो। ये एक एयर मॉलिक्यूल है जो कुछ पुश होकर भाग रहा है, तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी वियर्ड है। मुझे उससे उससे पर 47.1 एग्जैक्टली आ जाता है। उससे आता है फ्लो वेलोसिटी, जब आप कैलकुलेट करोगे तो फ्लो वेलोसिटी ऊपर वाले एंड पे 6 मीटर पर सेकंड आ जाता है। और उसके बाद फिर वही कंटिन्यूटी, मतलब A1 V1 हाँ, बट अगेन वो, हाँ वो कंटिन्यूटी भी यूज करते हैं वहां से। तो वहां से एरिया के साथ फ्लो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके वो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकाल लेते हैं, फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास फ्लो रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं। तो आंसर निकाल देते हैं कुछ नहीं, बट कुछ भी करके नहीं निकाल रहे, क्योंकि उन्होंने जो आंसर दिया था वो तब दिया था जब आंसर की नहीं निकला था। तो ये नहीं बोल सकते कि कुछ भी करके आंसर, क्योंकि उनको आंसर की पता नहीं था ना क्या है। बट उन्होंने बोला कि ये मोस्ट लाइकली आंसर की होगा, क्योंकि वो उस समय कॉन्ट्रोवर्शियल सा सिचुएशन था। मैंने जब ये ऐसे क्वेश्चन जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखते हैं ना, जब ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में दिखते हैं, तो एक वाइज सा चीज पता है क्या होता है, छोड़ना। एक सबसे समझदार काम होता है क्वेश्चन को छोड़ना, कि कौन से क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी जैसे एग्जामिनेशन होता है जिस दिन, उसी दिन मैं क्वेश्चन का पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ विद इन अ कन्फाइंड टाइम, जितना आपको मिलता है। जैसे आपको 1 घंटा मिलता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप 3 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 1 घंटा ही है, तो मैं 1 घंटा मान के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और उस कन्फाइंड टाइम में अगर मुझे कोई चीज स्ट्राइक नहीं कर रही है तो मैं छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, उसको भी मैं भी छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर उसका सोल्यूशन अपलोड करता हूँ। तो मैंने भी वो बोर्ड ने शायद 5:30 के आसपास में सोल्यूशन अपलोड कर दिया था, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया था, आंसर की नहीं दिया था, क्वेश्चन अपलोड कर दिया था, और मैंने उसको सॉल्व कर किया फिर। और उसके बाद फिर उसका सॉल्व करके फिर सोल्यूशन पोस्ट किया लगभग 7 बजे के अराउंड में। तो उसके बाद फिर जब मैंने सोल्यूशन अपलोड किया, तब उसमें तुम अगर नोटिस करोगे तो ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था, बाकी सारा किया था, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। और मैंने ये लिख भी दिया था वहाँ पे कि दिस क्वेश्चन वाज नॉट सपोज टू बी सॉल्व्ड इन दैट गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे तो इमीडिएटली इतनी सारी चीजें तो स्ट्राइक नहीं करी। तुम देखोगे तो कितनी सारी बातें हमने बोली है इस पे, राइट, कितनी सारी बातें बोली है। उतनी सारी चीजें आपको एग्जैक्टली उस समय पे स्ट्राइक करे, ये संभव नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर रहे हो, अकेला यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको। तो जिन्होंने भी इसको छोड़ा होगा वो बहुत ही समझदार होगा, और वो नेक के मतलब, क्योंकि उसको फाइनली तो बोनस मिल ही गया, सबको सबको बोनस मिला, सबको बोनस मिला। 2 क्वेश्चन थे इससे कनेक्टेड, 2 क्वेश्चन है, दोनों के सबको ही क्वेश्चन बोनस मिल गया, नॉन अटेम्प्टेड हुई सबको क्वेश्चन के, क्योंकि उन्होंने एडमिट किया कि उनसे क्वेश्चन के फ्रेमिंग में गलती हुई है, दैट इज व्हाट दे एडमिटेड इट। जब आप बोनस देते हो किसी क्वेश्चन के लिए, इसका मतलब फ्रेमिंग में गलती हुई है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जिसने बेचारा जो सोचो कि सच में सोच के ये करना है, कि वो कोशिश कर रहा होगा चलो इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं,
तो टाइम किल किया अपना उसने और टाइम वेस्ट हो गया उसमें। एग्जाम फाइनल में ये तो कोई नहीं देखेगा ना कि भाई किसने कितना टाइम स्पेंड किया क्वेश्चन के लिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ी विजडम होती है कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये आप प्रैक्टिस के साथ ही सीखते हो। तो मुझे तो ये समझ में आ गया था, तुम देखोगे तो वो सॉल्व किया ही नहीं मैंने वहाँ पे। अभी इतनी बातें सोची है, इतने सारे सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व किए हैं, तब फिर फाइनली दिमाग में एक चीज़ बनती है कि नहीं भाई ये चीज़ें भी गलत सोच सकते हैं, वो भी गलत सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें वो आ जानी चाहिए कि जो भी गलतियां हम सोच सकते हैं वो भी ओवरकम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर मोस्ट लाइकली हमारा जो अकॉर्डिंग होना चाहिए वो आपका 50 ग्राम पर सेकेंड का होना चाहिए, जो बेस्ट ऑफ दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप जितने लोग ऑनलाइन है सबको समझ आ गए इंट्रिकेसीज सारे। यस सर। यस यस सर। ओके, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसने कह रखा है when the chimney is closed using a cap at the top। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कैप लगाया है और ये कैप लगा के हम बंद कर देंगे टॉप को। ठीक है, जब टॉप को बंद कर दोगे तो क्या मास फ्लो होगा? नहीं फ्लो होगा। और मास फ्लो नहीं होगा जब, इसका मतलब यहाँ पे भी जो एयर है वो भी क्या हो गया? स्टैटिक हो गया। क्या आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अंदर का भी एयर स्टेशनरी हो गया और बाहर में जो एयर है वो तो स्टेशनरी है ही। ठीक है, तो हर जगह पे एयर क्या हो गया? स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोज दी टैप, इससे क्या इन्फरेंस हो रहा है ये चीज का ध्यान रखो, क्योंकि यही सब चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो व्हेन दी चिमनी इज क्लोज्ड यूजिंग अ कैप एट द टॉप, तो इस बात से मेरे को ये समझ में आ रही है कि एयर फ्लो स्टॉप्स इनसाइड द चिमनी। इससे मुझे ये कंप्रीहेंड करने को मिल रही है एयर फ्लो स्टॉप्स इनसाइड चिमनी। ये सब आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ये उसने बोला नहीं होगा आपको क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही आपके काम आएगी। A pressure difference delta P develops between the top and the bottom surface of the cap। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैप मान रहा हूँ, लेट अस से दिस इज द कैप। ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर कितना था? ये तो हमने ऑलरेडी निकाला था, याद है? पी ए माइनस ऑफ रो ए इंटू जी इंटू एच प्लस एच, राइट? और अंदर का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट माइनस रो जी इंटू यहां तक का प्रेशर उसने क्या बोला है? पीए ही बोला है, बोला ना यहाँ तक का प्रेशर पीए, राइट? अगर यहाँ तक का प्रेशर अगर पीए है तो यहाँ पे अब जब आपको यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहे हो तो कितना हाइट जा रहे हो? सिर्फ स्मॉल एच जा रहे हो। आ रही बात समझ में आपको? अब यहाँ पे एच प्लस एच मत लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा दिया डेटा आपको वैसे ही अज्यूम करना पड़ेगा। मैंने बताया पहले ही कि ये एक टेक्निकल मिस्टेक ही है। ठीक है, आप यहाँ पे पीए नहीं ले सकते थे, बट ठीक है, जैसा उसने क्वेश्चन बोला है वैसे ही हम डेटा चूज करेंगे। तो रो जी इंटू स्मॉल एच चूज किया। आई बात समझ में सभी को? ठीक है, तो अब अकॉर्डिंगली अब आपके पास एक्सेस प्रेशर कितना का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? डेल्टा पी कितने का आ रहा है? ऊपर और नीचे का डिफरेंस क्रिएट करें तो आ जाएगा पी नॉट माइनस ऑफ रो जी इंटू एच माइनस ऑफ पी, सॉरी पी ए ही लिख लेते हैं, पी नॉट क्यों लिख रहा हूँ बार, पी ए, और यहाँ भी लिख लेते हैं पी ए प्लस रो ए इंटू जी इंटू एच प्लस एच हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस बिकम्स जी कॉमन ले लें तो रो ए इंटू एच प्लस एच माइनस ऑफ रो एच हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 10, ये है 1.2, ये है 10 माइनस ऑफ 1 इंटू 9, ये ना, ये 12 माइनस 9 मतलब 3 इंटू 9 इज 30, तो 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए था, बट दोनों के लिए बोनस तो दोनों के लिए मिला था। ठीक है ठीक, ये क्वेश्चन 2020 का है। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। अ ट्रेन विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ST is moving with speed VT inside a long tunnel of cross sectional area S0, और S0 की वैल्यू उसने दे रखी है 4 times of ST है। Assuming that almost all the air of density rho in front of the train flows back between its sides and the wall of the tunnel. Also, the airflow with respect to the train is steady and laminar. बात पे ध्यान दो, यहाँ पे एयर फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज स्टेडी एंड लैमिनर, मतलब ऑब्वियस है ना कि आप कोई अगर खड़ा हूं मैं तब तो मुझे कोई एयर फ्लो नहीं महसूस होता है,
मैं भागना शुरू करता हूँ तब मुझे मेरे बॉडी के अगेंस्ट क्या होता है, एयर फ्लो महसूस होती है, राइट। यही चीज वो कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेन के ऊपर बैठोगे, ट्रेन के ऊपर बैठने का मतलब क्या है, ट्रेन स्टेशनरी हो गया, और उसके बाद फिर आपको क्या दिखेगा, एयर आपके अगेंस्ट आता हुआ दिखेगा, दैट इज व्हाट दे सेइंग। और ये भी आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बर्नौली थ्योरम में ये वाला कंसेप्ट कवर किया था कि अगर आप ट्रेन जब जाती है तो ट्रेन के सामने का जो एयर होता है वो डिस्प्लेस करके अपने साइड में पुश करती है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है ट्रैक के सामने में क्या होता है, काफी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि वहां पर फ्लो वेलोसिटी बढ़ जाती है। और इसीलिए जो पैसेंजर्स अगर खड़े होते हैं ट्रैक के सामने में, प्लेटफॉर्म के एकदम बिल्कुल क्लोज, तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो गया है, और उसके दूर में तो प्रेशर क्या है, पी नॉट ही है, तो उसको धक्का मार के क्या करेगा, ट्रेन से टकरा देगा। ये चीज हमने ऑलरेडी कवर किया था, तो कंसेप्ट वाइज तो कवर किया था, इसी को उन्होंने न्यूमेरिकल की तरह यहाँ पे दे रखा है। अब उन्होंने क्या बोला, टेकिंग द एम्बिएंट प्रेशर एंड दैट इनसाइड द ट्रेन टू बी पी नॉट। इनसाइड द ट्रेन से मुझे मतलब नहीं है, एम्बिएंट से ही मतलब है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इफ द प्रेशर इन द रीजन बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रेन एंड द टनल वॉल इज पी, मतलब यहाँ का टनल के अंदर, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, वो पी नॉट पी की हो गई है, और यहाँ पे जहाँ पे दूर में है यहाँ पे पी नॉट है, ठीक है, दैट इज व्हाट दे से। मतलब जब ये एयर फ्लो करके ट्रेन का एयर, मतलब जब ट्रेन सामने जाएगा तो सामने में जैसे ऐसे सोचो आप, इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपको समझाता हूँ। अरे भाई क्या, ये सोचो आपका टनल है, और इसमें सोचो आपकी ट्रेन जा रही है यहाँ पे, यहाँ पे आपका ट्रेन है, दिस इज ट्रेन, ठीक है। तो उसने कह रखा है कि यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा ये आपका पी हो जाएगा, दैट इज व्हाट दे सेइंग, ठीक है। इधर से जो एयर है वो आएगी, फिर इधर से इधर चली जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी साइडवेज। तो क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि ये एरिया उसने कितना दे रखा था, ट्रेन का एरिया एस टी दे रखा, और टोटल एरिया आपको जो टनल का दे रखा था वो 4 ST दे रखा था। तो इसकी एरिया को उसने एस टी दिया है, और टोटल एरिया आपको पता है 4 ST है। तो यहाँ का एरिया कितना हो गया, एरिया रिमेनिंग पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, रिमेनिंग के लिए ए आर लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 ST हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, अगर मैं एयर का फ्लो वेलोसिटी निकालूं उस जगह पे जहां पे एयर कंप्रेस नहीं हुआ है, मतलब आके मेरे मतलब साइडवेज में नहीं एंटर किया है, तो यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी आपको क्या दिखेगी, वही ट्रेन की जो वेलोसिटी रही होगी, राइट, वीटी होगी, नहीं होगी। बट जब ये अंदर एंटर कर चुका होगा, यहाँ एंटर कर चुका होगा, तो इसको भी मान लेते हैं, तो आपको क्या दिखेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, 4 ST इंटू वी टी, दैट शुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 ST इंटू वी, राइट। तो यहां से आपको पता चल गया कि फ्लो वेलोसिटी जो अंदर में है वो आपका क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ क्या हो चुका है, वीटी हो चुका है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अब ट्रेन के ट्रेन के यहाँ पे और यहाँ पे हाइट का तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, राइट। एयर के लिए बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाइट का चेंज नहीं है, तो इसलिए हम हाइट को ऑलमोस्ट क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। और उस केस में आप क्या करेंगे, अगर बर्नौली थ्योरम अप्लाई करोगे तो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे, तो बस उसको कंसिडर करते हैं। तो कंडीशन क्या लिखोगे, सो देयरफॉर फ्रॉम बर्नौली थ्योरम क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस हाफ रो इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का स्क्वायर should be equal to p plus half rho into 4/3 of velocity of train का square, and आपको p नॉट माइनस p का वैल्यू निकालना था, तो p नॉट माइनस p becomes हाफ रो इंटू वी टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये हो गया 16/9 माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा आपके पास 7/18, 16 माइनस 9 इज 7, हाँ 7/18 रो इंटू वी टी का स्क्वायर आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने, देखो 7/2n इंटू वी रो वी टी स्क्वायर है, एंड वैल्यू ऑफ एन निकालना था, तो क्लियरली यहाँ से एन की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, देखो एन बिकम्स कितनी हो गई, 9, तो एन आपका 9 हो जाएगा, ठीक है।